क्लास में हमारी जो पूरी डिस्कशन हुई थी अमेज़ॉन के ऊपर, तो अमेज़ॉन से क्या अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बनी थी? मतलब हम लोगों ने अमेज़ॉन पे बात नहीं करी थी, हम लोग ई-कॉमर्स को डिस्कस कर रहे थे। अमेज़ॉन क्या चीज़ है, क्या काम करता है, कोई बता ग्लोबल सकता मार्केट, ग्लोबल मार्केट ठीक है, प्लेस, डिजिटल ग्लोबल मार्केट मार्केट, है और डिजिटल मार्केट डिजिटल मार्केट प्लेस है, ठीक है, और सही है, और होलसेल करते ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो हमारी आपकी साइट थी उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स को भी देखा था, जिसके अंदर B2C था, B2B था, C2B था, डिफरेंट मॉडल्स थे, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। तो अमेज़ॉन के अंदर क्या है कि उन सारे मॉडल्स को आज हम कोशिश करेंगे कि वो इंटीग्रेट करते हैं और अमेज़ॉन का मॉडल समझने की कोशिश करते हैं कि अमेज़ॉन जो होता है ना, अब लोग बोलते हैं अमेज़ॉन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अब लोग एक बात बोलते हैं कि FBA पे काम कर रहे हैं, FBM पे काम कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है, लोग बोलते हैं आगे इसके अंदर आएगा, लेकिन मैं अभी ब्रीफली आइडिया देता हूँ। FBA का मतलब होता है FBA और FBM, ये अमेज़ॉन के दो शिपमेंट मॉडल्स हैं खाली। शिपमेंट मॉडल्स का मतलब क्या है, अगर FBA मॉडल के ऊपर अगर आपको काम कर रहा है ना, इसका मतलब ये कि आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है ना, वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर मौजूद है और वहीं से वो सारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन खुद ही उसको पिक कर रहा है, पैक कर रहा है, शिप कर रहा है, उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और FBM एक डिलीवरी मॉडल है, जिसका मतलब ये है कि फुलफिल बाय मर्चेंट, यानी कि आपका कोई वेयर हाउस है या अगर आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उससे अपने घर के अंदर थोड़ी बहुत इन्वेंट्री रखी हुई है, वो खुद उसकी लेबलिंग कर रहा है, खुद उसको पैक कर रहा है, खुद उसको शिप कर रहा है। तो ये दो मॉडल्स होते हैं और ये शिपिंग मॉडल्स होते हैं FBA और FBM। और जितने भी मॉडल हैं हमारे यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा कि FBA भी हो सकता है, FBM भी हो सकता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये शिपिंग मॉडल है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर जो हम लोग काम करते हैं ना, अमेज़ॉन के अपने जो बिजनेस मॉडल है वो ये मॉडल है। तो उसका जो पहला मॉडल है वो है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल, अच्छा नाम से कुछ समझ में आ रहा है प्राइवेट लेबल क्या होगा? क्या होगा? जैसे ब्रांड हार्पिक करके मतलब किसी कंपनी का प्राइवेट लेबल होगा, मतलब उनका अपना ब्रांड है। सही है, अपना आप ही बोलिए, अपना ब्रांड बना लें, ठीक है। अच्छा, लेबल का मतलब जो होता है ना, लेबल का मतलब ये होता है कि कोई भी ब्रांड, जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी कॉफ़ी की, नेस्कैफे की जो कॉफ़ी होती है ना, उसके ऊपर जो ब्रांड लगा हुआ है ना, जो लेबल लगा हुआ है वो नेस्कैफे का लगा हुआ है। प्राइवेट का मतलब होता है इंडिविजुअल, एक बंदा कह लें या एक एंटिटी कह लें। अब होता क्या है कि प्राइवेट लेबल का मतलब ये होता है कि सिंगल ब्रांड, यानी कि एक सिंगल ब्रांड होता है और वही पूरे ब्रांड को ओन कर रहा होता है। अच्छा, डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखी हुई है ये सारी स्लाइड में ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। प्राइवेट लेबल इज द प्रोसेस ऑफ रिटेलर rebranding naming of the product that is already being manufactured on their brand or label. This is the most popular Amazon business model. Approximately 59% of sellers use this to sell this product. अच्छा, Amazon जो है ना, एक बहुत ज़बरदस्त जगह है। वो किस सेंस में, अगर आपके पास बजट है, आपके पास सही प्रोडक्ट है, तो ब्रांड बनाने के लिए Amazon से ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है। और उसकी एक जो सबसे अच्छी क्वालिटी है ना, वो ये है कि फ्लिपेबल एसेट। फ्लिपेबल एसेट का मतलब क्या है? देखिए, मैं पाकिस्तान के अंदर अपना एक ब्रांड बनाता हूँ, ठीक है, मैंने एक ब्रांड बनाया, ब्रांड बनाने के बाद उसके लिए मैंने वेयर हाउस खोला, उसके मैंने अपना ऑफिस खोला, मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सारी चीज़ें करी, सेल्स की टीम लगाई। अब वो ब्रांड जो है ना मुझे प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, लेट्स से वो मुझे एक साल में करके दे रहा है 10 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है एक साल के अंदर। अब जब मैं चाहूँगा मैं उस ब्रांड को फ्लिप कर सकता हूँ। फ्लिप करने का मतलब क्या है कि मैं किसी को भी वो ब्रांड बेच सकता हूँ। अच्छा, वो कितने का बिकेगा? अब जाहिर सी बात है, उसका वेयर हाउस होगा, उसका ऑफिस होगा और सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी, तो उस पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी कॉस्ट होती है जी। तो उस कॉस्ट पे मैं उसको बेचूंगा कि यार ये इतनी कॉस्ट है जगह की, इतनी इन्वेंट्री मेरे पास है, ये आप बेच लो। लेकिन सिर्फ उतनी कॉस्ट पे नहीं बेचूंगा, एक और चीज़ पे भी बेचूंगा, वो चीज़ की गुडविल। समझ में आ रहा है? जी। लास्ट टाइम कौन था? नहीं आ रहा? समझाता हूँ। अच्छा, आपको लास्ट टाइम भी आपको फास्ट लग रहा था ना। सिंपल मॉडल है कि अमेज़ॉन के ऊपर आपने अपना एक ब्रांड बनाया है और उस ब्रांड को बना के उस ब्रांड के नाम से आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, अभी जो मैं बात कर रहा था वो क्या थी कि अगर मैं एक ब्रांड बनाता हूँ तो उस ब्रांड की जितनी भी चीज़ें होंगी कि उसका नाम पे, उस ब्रांड के नाम पे अगर कोई कंपनी है, कोई बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ रजिस्टर्ड है, तो जब मैं वो उस ब्रांड को बेचूंगा तो वो सारी कॉस्ट उसके अंदर लगाऊंगा कि ठीक है ये एक चीज़ मैं दे रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर वो मुझे $10 मिलियन रुपीज़ का एनुअली प्रॉफिट दे रहा है,
तो साथ में मैं उसकी कॉस्ट भी लगाऊंगा जी। कि ये इतना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, तो ये प्रॉफिट की भी मैं कॉस्ट ऐड करके इसकी अमाउंट निकाल के उसको ऐड कर लूँगा और वो भी बेचूंगा। सेम केस अमेजोन के अंदर होता है। अमेजोन प्राइवेट लेबल का मतलब क्या है कि आप सिंपली एक ब्रांड बना रहे हैं। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त जगह है ब्रांड बनाने के लिए। अब ब्रांड बनता किस तरीके से, ना हमारे पास कोई फिजिकल जगह होती है जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ना इवन बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती है जो हमने कभी देखी हुई भी नहीं होती और हम पूरे पूरे ब्रांड बना के बेच रहे होते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना? एग्जाम्पल किस चीज़ की? अमेजोन में ये डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। अब ऐसी प्रोडक्ट होती है, अभी एक प्रोडक्ट है, मैंने हमारा अमेजोन पे प्राइवेट लेबल था उसका, वो थी चेयर सॉक्स। ये हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी, चेयर के सॉक्स। वो उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि जब हम चेयर को इधर उधर करते हैं ना तो वो टाइल्स को खराब नहीं करता। उसका पूरा ब्रांड बना हुआ था और वो प्रोडक्ट ऐसी थी जो मैंने कराची के अंदर कभी भी देखी नहीं। और दूसरी, अब इस केस के अंदर हम लोग करते क्या, देखें, हम लोगों ने एक प्रोडक्ट उठाई सबसे पहले। ये प्राइवेट लेबल का मॉडल किस तरीके से चलता है, हमने प्रोडक्ट हंटिंग करी। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग का एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये जब आपको प्राइवेट लेबल का कोर्स होगा तो डिफरेंट फैकल्टी है वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी मॉडल का ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइवेट लेवल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट ढूंढी, सही है, कि हमें कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है अमेजोन के ऊपर, हमें प्रोडक्ट मिल गई। उसके बाद हम कराते हैं उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग। सोर्सिंग किस तरीके से कराते हैं, हम लोग उस प्रोडक्ट को जाके खरीदते हैं चाइना से, अलीबाबा से, वो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना B2B मॉडल के ऊपर, जो होलसेल के ऊपर काम करता है। अलीबाबा से उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, यहाँ पे हम अपनी लिस्टिंग वगैरह लाइव कर लेते हैं, बना देते हैं, लाइव तो उसी वक्त होती है, और उसको हम लोग डिलीवर करा देते हैं अमेजोन के वेयर हाउस पे। अमेजोन के वेयर हाउस पे जब वो पहुँचती है ना, अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना होता है बस प्राइवेट लेवल के अंदर, कि वो जो प्रोडक्ट होती है ना उसके ऊपर हम अपने ब्रांड का लोगो लगा देते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो प्रोडक्ट है इस ब्रांड के नाम से बिक रही है, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो अपने ब्रांड को बनाना और उसको ग्रो करना है। सही है। उसके बाद हम उसको पहुंचा देते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में। अमेजोन के वेयर हाउस में जब वो पहुंच जाता है, हमारी इन्वेंट्री लाइव हो जाती है। अब बात ये कि हमारी इन्वेंट्री अगर लाइव हो गई तो कोई हमसे आगे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, क्योंकि अमेजोन के अंदर अगर हम लोग किसी ने सर्च किया हो, ये दराज के ऊपर भी आप लोगों ने देखा, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट का नाम लेके मल्टीपल लिस्टिंग्स करके आ जाती हैं। अच्छा, लिस्टिंग्स का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में शायद बताया होगा या नहीं बताया होगा, कि जब भी हम एक कीवर्ड लिखते हैं तो हमारे को मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं कि ये लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, सही है। अब इतने सारे जो लोग बेच रहे होते हैं ना, उनको कहते हैं लिस्टिंग्स। लिस्टिंग्स का मतलब ये होता है कि इतनी सारी हमारे पास लिस्टिंग्स मौजूद है, जब हम क्लिक करते हैं ना किसी एक के ऊपर, और जो हमारे पास एक लैंडिंग पेज आ जाता है किसी भी सेलर का, तो वो कहलाता है उसकी उस सेलर की लिस्टिंग। तो ये लिस्टिंग एक टर्म यूज होती है अमेजोन के अंदर। तो हमारे पास डिफरेंट लिस्टिंग्स आ जाती है। अब ऐसी बात है, अगर मैंने एक नई लिस्टिंग बनाई है, मेरी एक नई प्रोडक्ट है, अभी उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, किसी ने उसको खरीदा नहीं है, तो फिर मैं उसको किस तरीके से बेचूं, क्योंकि वो तो उस कीवर्ड के ऊपर होगी कोई 600-700 पेज के ऊपर, और बायर जो भी आता है वो या तो पहले पेज के ऊपर खरीद के जाता है या दूसरे पेज के ऊपर खरीद के जाता है। मैक्सिमम सेकंड पेज से वो कभी थर्ड पे नहीं जाता, वो फर्स्ट सेकंड के अंदर ही अपना डिसीजन ले लेता है। अब मेरी प्रोडक्ट की सेलिंग होगी तो मैं फर्स्ट या सेकंड पेज पे आऊँगा, क्यों, क्योंकि अमेजोन के पास कुछ रिकॉर्ड होगा, कोई डेटा होगा कि यार इसकी प्रोडक्ट सेल होती है, तो फिर मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ, उसको प्रमोट करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि मेरी प्रोडक्ट अगर वहाँ पे शो होगी तो वहाँ पे सेल होगी। समझ में आ रहा है साइकिल जी? पहला तो ये कि प्रोडक्ट बेचना ज़रूरी है तो नज़र आएगा, और नज़र आने के लिए ज़रूरी है कि बिकेगा तो नज़र आएगा। दोनों चीज़ें मतलब चीज़ें अलग अलग है, एक साइकिल है। तो इसका हल ये होता है कि फिर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग क्या होती है, पहले एक ज़माने में मार्केटिंग हम लोग किस तरीके से करते थे ब्रांड की, कि हम लोग फेसबुक ऐड भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम ऐड भी चला रहे हैं, फ्लेयर्स वगैरह भी बांटते थे, घर में बांटते थे। ये यूएस के अंदर चल जाता है, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा बेटर नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान से तो कोई ऑर्डर नहीं करेगा, और अगर ऑर्डर करता भी है तो शिपिंग बहुत लग जाती है। तो उसका केस ये होता था कि हम लोग कूपन्स वगैरह बना के और प्रोमो कोड्स वगैरह लगा के उसको हम लोग प्रॉक्सी मार्केटिंग एक टर्म होती थी उस ज़माने में, तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। तो प्रॉक्सी मार्केटर का काम क्या होता था कि वो अपना कुछ कमीशन रखता था और हमारी प्रोडक्ट खरीद के फेक रिव्यू दे देता था। अच्छा, ये एक ऐसी वो थी स्ट्रैटेजी थी जिसको लोग पब्लिकली ओन नहीं करते थे, जल्दी बहुत थी लेकिन पब्लिकली ओन नहीं करते थे। उससे क्या होता था कि पीपीसी चलाते थे। पीपीसी का मतलब होता है पेपर क्लिक।
ये एडवर्टाइजिंग मॉडल है अमेजोन का कि किसी भी प्रोडक्ट को आप अमेजोन के ऊपर एडवर्टाइज करें, क्योंकि अमेजोन की जब हम लिस्टिंग खोलते हैं, एक मिनट मैं आपको देता हूं, अगर इंटरनेट चल जाए तो समझ में आ रहा है ना? अभी सिर्फ मॉडल समझा रहा हूँ। जी सर। अच्छा, नंबर अभी मैंने क्या चेंज किया ये मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को, अभी नहीं, बाद में अभी क्लास में थोड़ा घंटे के अंदर जाएंगे, वरना अभी आपको समझ नहीं आएगा। अब ये मैंने एक कीवर्ड टाइप किया अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अब ये देखिए डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट मेरे पास खुल गई है। अब कोई भी कस्टमर, ये कोई भी बायर अगर आता है, वो या तो पहले पेज के ऊपर आएगा, यहाँ से खरीद के जाएगा, या फिर ये कि नीचे जाके दूसरे तीसरे पेज के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास है 7 दिखा रहा है, ये लास्ट पेज है और ये बहुत छोटा है, वरना ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आती हैं जो 700-800 तक भी जाते हैं, और इसके अंदर भी सेकंड पेज तक जाएगा मैक्सिमम, वहाँ से अपनी बाइंग कर लेगा और बाहर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो 7th पेज तक पूरे लास्ट तक सारी प्रोडक्ट को देखे। अब यहाँ पे हम जो प्राइवेट लेवल के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐड चलाते हैं अमेजोन के ऊपर। पहले हम लोग कर देते हैं कि प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहे हैं, फेसबुक ऐड चला रहे हैं, इंस्टाग्राम ऐड चला रहे हैं। अब वो जो तरीका था ना वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम अमेजोन के ऊपर ही ऐड चलाते हैं, जिसको पीपीसी बोलते हैं। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, यानी कि वो ऐड शो हो रहा है और उसके ऊपर अगर कस्टमर क्लिक करेगा तो उसकी जो अकाउंट होता है उससे वो अमाउंट डिडक्ट हो जाती है क्लिक की। अब यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट लिस्टिंग शो हो रही है, ये सारे एक जैसे लग रहे हैं या किसी को कोई डिफरेंस लग रहा है इसके अंदर? सर डिफरेंट है सारे। क्या डिफरेंस लग रहा है? अलग अलग ब्रांडिंग। नहीं, ब्रांड तो डिफरेंट होगा, क्योंकि एक कीवर्ड के ऊपर मल्टीपल ब्रांड होते हैं। लिस्टिंग्स को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कोई डिफरेंस लग रहा है? सर डिलीवरी में फ़र्क है, एक पे प्राइम लिखा हुआ है, कलर, पैकेज, चलें सही है, कलर, पैकेज, सारी चीज़ों को अभी छोड़ दें। अगर देखने में कोई चीज़ डिफरेंस लग रहा सर है, डिलीवरी पे टाइम में उनकी प्रेस्क्रिप्ट वो सही उसमें, है, और ये प्राइम भी कुछ सही है। इसका मतलब ये है कि जो पीपीसी हम लोग चला रहे हैं, अब पीपीसी का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड। ये इसको मैंने बहुत जूम आउट किया था ताकि आपको सारी लिस्टिंग नजर आए। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है कि इस लिस्टिंग के ऊपर ऐड चल रहा है। अच्छा, बायर आता है ना, उसको प्रोडक्ट से मतलब होता है, उसको इससे मतलब नहीं है कि मैं यहाँ से आगे खरीद लूँ, ये ऊपर जाके स्पॉन्सर्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ उससे खरीद लूँ, ये पीपीसी चल रही है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा ना, तो उसके एक क्लिक का बजट चला जाएगा, क्योंकि पे पर क्लिक है। क्लिक का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, अब भले मैं इस प्रोडक्ट को बाय करता हूँ या नहीं करता हूँ, इसका बजट चला जाएगा। तो ये कहलाता है पीपीसी। बजट का मतलब ये होता है, जैसे कोई वेबसाइट खुल जाती है, नहीं जैसे नहीं, ऐड चलाते हैं ना आप, अगर आप ये मैंने क्लिक किया, मतलब इसका बेचारे का गया है। अच्छा, बजट का मतलब क्या होता है? बजट ये होता है कि हमारा पीपीसी का एक बजट होता है, मार्केटिंग का हम लोग एक बजट सेट करते हैं कि लेट्स से मेरा बजट है डेली का $100, सही है। अब $100 का मतलब ये कि अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट की मुझे बिड कितने की पड़ रही है। अच्छा, ये बहुत आगे डिटेल चीज़ें, ये प्राइवेट लेवल के अंदर आप लोग पढ़ेंगे, तो इसके अंदर अभी कंफ्यूज नहीं होगा, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। होता ये कि फिर बिड होती है। बिड का मतलब ये कि एक क्लिक आपको कितने का पड़ रहा है। लेट्स से एक क्लिक आपको पड़ रहा है $2 का, आपका डेली बजट है $50 का, तो यानी कि आपके पास 50 क्लिक्स का मार्जिन है कि 50 क्लिक्स आप दिन के अंदर बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपकी एक प्रोडक्ट जो है उसको कोई खरीद जाएगा। तो ये होता है पीपीसी और पीपीसी का बजट। अच्छा, पीपीसी से फ़ायदा क्या होता है कि जब हम पीपीसी चला रहे होते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमारी वो प्रोडक्ट वहाँ पे यहाँ पे तो प्रमोट हो रही है, लेकिन नीचे ना इसको अमेजोन ने एक रैंक दिया हुआ होगा। नहीं, अगर एक दफ़ा मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ना,
अब उसके बाद मैं जाके दोबारा मैं 10 दफ़ा आज क्लिक करूँगा ना, अब बजट नहीं कटेगा इसी ऐड पे, क्योंकि उसकी वजह ये, वरना तो फिर लोग ये करेंगे कि अपने कंपेटिटर का बजट ही खाते रहेंगे सुबह से शाम तक, ताकि उनका कंपेटिटर नजर ही ना आए। तो एक दफ़ा मैंने क्लिक कर दिया, मैं इस पर 10 दफ़ा दोबारा क्लिक कर दूंगा ना आज, अब कोई बजट नहीं कटेगा इस पर, वो एक दफ़ा डिलीट हो गया। अमेज़न हमें सेलर बायर पर्सपेक्टिव से देख रहा है। अमेज़न को नहीं पता है कि हम यहाँ पे बैठ के कोर्स कर रहे हैं, तो अमेज़न की नज़र में हम लोग बायर हैं। तो अगर हम लोगों ने इसकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, इसका मतलब हम खरीदने आए, अभी हमारे ऊपर है हम खरीदते हैं नहीं खरीदते। पीपीसी का बेसिकली मॉडल यही है कि अच्छा दूसरी बात, ये इस प्रोडक्ट का फिर एक रैंक होता है जो अमेज़न की नज़र में होता है कि अमेज़न इसको रेट कर रहा होता है कि ठीक है ये रैंक दे रहा हूँ मैं इस प्रोडक्ट का। उसके बाद ये होता है कि वो रैंक जो होता है ये रहा, ये रहा 32 का रैंक है। फिर ये कि इसकी रैंकिंग इंप्रूव होती रहती है, तो ये ऑर्गेनिकली भी इंप्रूव होना शुरू होता है, यानी इस कीवर्ड के ऊपर यही प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली भी शो होना स्टार्ट होगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि पीपीसी की फिर हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑर्गेनिक कन्वर्जन हमारे पास होना स्टार्ट होगा। अच्छा पीपीसी हमारा मॉडल नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, प्राइवेट लेवल भी हमारा मॉडल नहीं है, लेकिन मॉडल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सही है, चीज़ें क्लियर हो रही है। ऑर्गेनिक का मतलब कि वो ऊपर आता रहेगा। ऑर्गेनिक का मतलब ये कि जब उसके ऊपर सेलिंग हो रही होती है, ऐड चला रहे हैं, तो अमेज़न उसको इम्प्रूव कर रहा होता है कि अमेज़न के एल्गोरिथम्स होते हैं ना, वो इस तरीके से डिटेक्ट करते हैं कि इस प्रोडक्ट का जब ऐड चल रहा है तो मेरा बायर आके खरीद रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छी है, तो अमेज़न जो होता है ना खुद उसको प्रमोट करके ऊपर लाना शुरू कर देता है आपकी जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है। और ऑर्गेनिक लिस्टिंग पे जब भी क्लिक होगा तो उस पर कोई वो नहीं होगा। सही है, तो ये मॉडल कहलाता है। अच्छा प्राइवेट लेवल का मॉडल होता है कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक चीज़ उठा रहे हैं और उसको एक ब्रांड बना के बेच रहे हैं। जैसे अब एग्जांपल है नाइकी है, नाइकी की शर्ट ठीक है अच्छी होती होगी, लेकिन कोई इतनी अच्छी शर्ट नहीं होती कि 10-10, 15-15 हज़ार, इवन 50-50 हज़ार की शर्ट होती है। तो नाइकी फिर इतना बिक क्यों रहा है? नाइकी के ऊपर जो उसका एक लोगो है ना, जो उसका ब्रांड है वो बिकता है, नाइकी की शर्ट नहीं बिकती। इसी तरीके से ब्रांड की क्वालिटी ये होती है कि ब्रांड का जो लोगो होता है ना, ब्रांड का जो नाम होता है वो बिक रहा होता है। यही वजह होती है कि हम अमेज़न के ऊपर जो अपना ब्रांड बना रहे होते हैं ना, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और हर कोई ये कर भी नहीं सकता, बहुत रिस्की बिजनेस है। लेकिन अगर आपका ब्रांड बन गया तो आपकी मार्केट के अंदर एक रिकग्निशन बन जाती है, जिससे फ़ायदा क्या होता है कि आप उस ब्रांड को उठा के भी बेच सकते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई थी फ्लिपेबल एसेट। फ्लिपेबल एसेट का मतलब क्या है कि ये हमारा एक एसेट है, हम ये पूरा ब्रांड उठा के किसी को भी फ्लिप कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब ये किस तरीके से बेचेंगे? अगर मैं फिजिकली बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा हूँ, मेरे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, उस चीज़ को मैं उठा के बेचता हूँ तो लोगों को नज़र आ रहा है कि ठीक है एक चीज़ है जो बिक रही है। लेकिन इस चीज़ को मैं किस तरीके से बेच सकता हूँ? अमेज़न के बिजनेस को किस तरीके से बेचूंगा? अपना पेज विजिट करके अपनी जो शॉप आपने डिजिटल शॉप बनाई है उसका कैटलॉग बना के आप वो कैटलॉग जी सर इधर भी नहीं प्लेटफॉर्म नहीं पूछ रहा कहाँ पे बेच रहा हूँ, मैं बोलूँ बेचूंगा कैसे, मैं उसको दूंगा क्या? अपने रिकॉर्ड दिखा के अपनी ठीक है, वो लेवल क्या होगा? सही है, वो बात जो थी ना, वो पॉइंट आपने पकड़ लिया, बिल्कुल सही है कि वो हमने लेवल भेज दिया, लेकिन उस लेवल के लिए टर्म यूज होगी, जो टर्म होगी वो क्या होगा? उस टर्म को बोलते हैं ब्रांड रजिस्ट्री। जब भी मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा प्राइवेट लेवल के अंदर, वो ब्रांड मैं रजिस्टर्ड कराता हूँ यूएस के या यूके के, जहाँ पे भी मैं बना रहा हूँ उसकी लॉ के अंदर। उसका मतलब क्या है कि अगर मैंने ठीक है आज मैं एक ब्रांड बना लिया, किसी भी नाम से बना लिया, XYZ मेरे ब्रांड का नाम है, नेट से ABC कोई भी मेरे ब्रांड का नाम है, वो ब्रांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कल को ये भी तो खतरा हो सकता है कि उसी ब्रांड का नाम यूज़ करके कोई और बेचना शुरू कर दे, तो फायदा क्या होगा? मैंने ब्रांड जब बनाया, तक हम फायदा रजिस्टर नहीं कराएंगे, हम रजिस्टर नहीं कराएंगे तब तक जो है ब्रांड आपका वो नहीं तो होगा। इसके लिए हमें क्या होता है? अच्छा अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर हम लोग इनरोल करा देते हैं, अमेज़न खुद हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड करा देता है। सही। रजिस्टर्ड कराने से फायदा क्या होता है कि अब उस ब्रांड को सिर्फ हम बेच सकते हैं, या अगर किसी को बेचना भी है तो हमसे पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। हमसे सही पूछे बगैर नहीं बेच सकता। अगर बेचेगा तो फिर ये है कि हम उसके ऊपर वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, फाइन भी लगा सकते हैं, सही। और अगर अमेज़न के ऊपर बेच रहे हैं तो हम उसकी लिस्टिंग भी डिलीट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है। क्लियर है? जी। प्राइवेट लेवल के अंदर अच्छा जी
कोई भी अगर ब्रांड बेच रहे होते हैं ना, पहली बात तो ये कि अगर ब्रांड मैं खुद ही बेच रहा हूँ अमेजोन के ऊपर, तो वो कहलाता है प्राइवेट लेवल में अकेला खुद ही बेच रहा हूँ, अब मैं किसी को बेचने नहीं दूंगा। उस केस में क्या होता है कि मेरे पास खुद आता है डायरेक्ट, जिसको रीसेल करना होता है प्रोडक्ट मेरा, तो मेरे पास आएगा, आके बोलेगा कि मुझे आपका ब्रांड बेचना है, अगर मैं अलाउ करता हूँ तो ठीक है, नहीं करता तो फिर नहीं बेच सकता। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है कि वो अगर मैंने किसी को डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ये होलसेल अकाउंट दिए हुए अपने प्रोडक्ट के, कि लेट्स से अगर मैंने किसी को डिस्ट्रीब्यूशन राइट दिए हुए अपनी, तो वो उससे भी खरीद के बेच सकता है। लेकिन उधर भी मेरे पास एडवांटेज ये होता है कि अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन राइट किसी को दिए हुए और बोला है कि आप कहीं पे भी बेचो, फिजिकल मार्केट के अंदर बेचो, अमेजोन के ऊपर मेरा प्रोडक्ट नहीं बेचना, वहाँ पे सिर्फ मैं बेचूंगा। और अगर वो जाके खामोशी से किसी को दे देता है कि जाके अमेजोन पे बेचो, क्योंकि बेचेगा तो वो एक लिस्टिंग के ऊपर ही, लिस्टिंग जो होती है ना, देखिए एक लिस्टिंग जो होती है ना एक प्रोडक्ट की अमेजोन पे, वो एक ही होती है। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट है, लेट्स से नेस्कैफे है, उसकी कॉफ़ी बिक रही है, उसे 10 लोग बेच रहे हैं, तो उसकी 10 अलग अलग लिस्टिंग नहीं, उनकी लिस्टिंग एक ही होगी। वो अलग अलग लिस्टिंग बन जाती है, लेकिन वो बहुत रेयर केस होता है, और उसके अंदर ये होता है कि वो कैटेगरी वगैरह को चेंज कर देता है, या ब्रांड का नाम होता है उसको छुपा देता है, तो इस तरीके से करके बन जाती है। वरना जो सही तरीका होता है ना, वो यही होता है कि एक प्रोडक्ट की एक लिस्टिंग होगी, उसी के ऊपर 10 बंदे बेचेंगे। अब ऐसी बात है, अगर मैं एक लिस्टिंग के ऊपर बेच रहा हूँ, उसी के ऊपर 9 और आके बैठ जाएंगे, या 1-2 बंदे और आएंगे, तो मुझे तो पता चल जाएगा ना कि इसी लिस्टिंग के ऊपर और लोग आ गए, तो मैं उनको वहाँ से हटा सकता हूँ। क्लियर? सर कैसे पता चलेगा? ये इस तरीके से पता चलेगा, ये मैंने खोली एक प्रोडक्ट, जी सही है। अब ये प्रोडक्ट है, ये है ब्रांड का नाम सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, ये ब्रांड का नाम है। अब यहाँ पे मुझे देखना है यहाँ पे कौन बेच रहा है इसको। यहाँ पे ये रहा, शिप्स एंड सोल्ड फ्रॉम अमेजोन, यहाँ पे अमेजोन उसको खुद बेच रहा है। अच्छा, अमेजोन कुछ प्रोडक्ट्स को खुद बेच सकता है, बेचता है कम, अब तो फिर काफ़ी बेच रहा है, लेकिन अमेजोन खुद भी बेच रहा है। अब यहाँ पे न्यू 2+ का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर ये वंडर कप वाला भी बेच रहा है, 1 कप वंडर, ठीक है, ये भी बेच रहा है। तो क्या एक लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, अमेजोन बेच सकता है और मल्टीपल लोग बेच सकते हैं, तो वो यहीं पे शो होते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई भी नहीं होता ना, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांड आ रहा होता है, अगर जो प्राइवेट लेवल ब्रांड होता है। प्राइवेट लेवल ब्रांड की एक जो मिसाल होती है ना, जो यानी कि निशानी होती है, वो यही होती है कि एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड खुद ही बेच रहा होता है, दूसरा तीसरा कोई भी नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है कि वो प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट बेच रहा है। प्राइवेट लेवल को अगर हम लोग बिल्कुल ईजी करें, सिंपली मैंने एक ब्रांड बनाया, ब्रांड बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग वगैरह जो कुछ था सब कुछ मैंने किया, और अब उसको मैं ही बेच रहा हूँ, ये प्राइवेट लेवल है। लेकिन उसके अंदर जो एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो पूरी मेरी आती है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि वो ब्रांड प्रॉफिट करके दे रहा है, या उस प्रोडक्ट से अगर प्रॉफिट हो रहा है, वो मेरे पास आ रहा है, तो उसके ऊपर अगर लॉस होगा तो वो भी सब मेरे ऊपर ही आएगा। नहीं, ये FBA भी कर सकते हैं, FBM भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी, शिपिंग मॉडल है। अगर उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट है उसको मैं अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देता हूँ और शिपिंग अमेजोन कर रहा है, तो वो FBA बन जाएगा। और अगर मैं शिपिंग हम खुद कर रहे हैं, खुद अपने वेयर हाउस में कर रहा हूँ, या मैंने अगर अपना कोई स्टोर बनाया हुआ है वहाँ से उठा के डिलीवरी कर रहा हूँ, तो वह FBM का मॉडल हो जाएगा। वो डिलीवरी मॉडल है, इसके अंदर दोनों चल सकते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक है। क्लियर है? प्राइवेट लेवल में मसला तो नहीं है जी। लिस्टिंग का मतलब ये कि ये अमेजोन का पेज आ गया, मेन पेज। ये जितने भी प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं ना अमेजोन के, ये सारे लिस्टिंग ये यहाँ पे दिख रहे हैं, सारी लिस्टिंग्स कहलाती है। अब मैं किसी एक के ऊपर जाता हूँ ना, ब्रांड का नाम है एटलस क्लब, कॉफी क्लब, तो ये एटलस की लिस्टिंग शो हो गई, इसको कहलाता है लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब क्या है, ये जो पूरा ये सब जिसके अंदर ये सारा पिक्चर आ गई, टाइटल आ गया, बुलेट पॉइंट्स आ गए, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें आ गई, ये लिस्टिंग कहलाती है। लिस्टिंग का मतलब ये कि लैंडिंग पेज जो होता है। अब वो लैंडिंग पेज अगर आप कीवर्ड लिख के जा रहे हैं तो ऐसे में मल्टीपल लिस्टिंग तो आपके पास चाहिए, और अगर मल्टीपल लिस्टिंग शो किसी एक पे क्लिक करेंगे तो कोई एक शो होगी, सही है। वो FBA, वो वैसे तो FBA ही होता है, लेकिन वो अमेजोन बेच रहा होता है, और जो अमेजोन बेच रहा होता है ना, उसको FBA हम ट्रीट नहीं करते, क्योंकि जाहिर बात है अगर अमेजोन खुद बेच रहा है तो वो अपने पास ही रख के बेच रहा होगा ना,
क्योंकि FBM का कॉन्सेप्ट ही वहाँ पे खत्म हो गया, वहाँ पे तो मर्चेंट ही नहीं है ना, वहाँ पे तो अमेज़न खुद ही बेच रहा है। तो सोल्ड बाय अमेज़न अगर कॉन्सेप्ट ही आ गया तो वहाँ FBM का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। FBA थर्ड पार्टी होती है, FBM भी थर्ड पार्टी होती है, बस डिलीवरी मॉडल का फर्क होता है, ठीक है। सही है, वो क्लियर हो गया। अच्छा, प्राइवेट लेवल का मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा कोर्स में इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मॉडल समझना बहुत ज़रूरी था। अगला मॉडल पे आते हैं, अगला मॉडल है होलसेल का। अच्छा, होलसेल का मॉडल आप बताएं, आप में से कोई बताए होलसेल का मॉडल? खोल ही देता हूँ, देख के बताओ होलसेल का मॉडल क्या हो सकता है। बल्क बिजनेस टू बल्क में उठा के बिजनेस सही है। अच्छा, बल्क का मतलब कितना कितना होना चाहिए? बल्क का मतलब तो ये होता है 500,000 यूनिट भी हो सकता है, 1 लाख यूनिट भी हो सकता है। बल्क की डेफिनेशन क्या है? सही है, ठीक है। आई डिडंट अंडरस्टैंड जी। ठीक है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना होलसेल का, अमेज़न होलसेल का जो मॉडल होता है हमारा। अच्छा, होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज हमारे कोर्स के अंदर हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। होलसेल का जो मॉडल होता है ना, वो जो हमारी नॉर्मल होलसेल की टर्म यूज हो रही होती है ना, उससे डिफरेंट होती है। यहाँ पे होलसेल का मतलब क्या है कि अगर वो बोले कि मैं होलसेल का बिजनेस कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप वो बल्क में बेच रहे हैं। होलसेलर्स को देखा होगा आपने, वो कभी भी 1-2 यूनिट नहीं बेचते, वो बल्क में उठा के, क्योंकि उनके पास बड़ी क्वांटिटी होती है, उसके अंदर वो उस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। अमेज़न के अंदर हम लोग खरीदते होलसेलर से हैं, हम जो खरीदते हैं ना प्रोडक्ट, वो होलसेल में खरीदते हैं, इसलिए उसको होलसेल बोलते हैं। बेच हम भी अगर रिटेलर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो बाइंग होती है ना, वो होलसेल रेट्स पे होती है और होलसेल क्वांटिटीज के ऊपर होती है। अब इस मॉडल के अंदर हम लोग कर क्या रहे होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये प्रोडक्ट रिसर्च, भले कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी मॉडल के ऊपर अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हो, भले वो प्राइवेट लेवल हो, भले वो होलसेल हो, या आगे आने वाले जितने भी मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो, सबसे पहली चीज़ होती है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च का मतलब ये कि हमें सबसे पहले प्रोडक्ट चाहिए बेचने के लिए, भले किसी भी मॉडल के ऊपर बेचें, क्योंकि हमारा मेन मकसद है प्रोडक्ट को बेचना। तो जब तक हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगी, अब जाहिर बात है क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से प्रोडक्ट को निकालते हैं, वो सब आगे की बात है। लेकिन अभी आइडिया देने के लिए बता दूं कि हमें सबसे पहले एक प्रोडक्ट चाहिए होती है, जिस प्रोडक्ट को हम आगे रीसेल कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। तो सबसे पहले हमें निकाल करनी होती है प्रोडक्ट की रिसर्च, ठीक है। अच्छा, होलसेल के अंदर होता क्या है, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं? देखें, प्राइवेट लेवल के अंदर आप लोगों को याद होगा हम लोग क्या कर रहे थे कि मैंने पहले एक प्रोडक्ट ढूंढी। प्रोडक्ट क्या ढूंढी कि मैं कौन सी प्रोडक्ट का ब्रांड बनाऊं अमेज़न के ऊपर और उस प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर बेचूं। सही है, जितनी भी सारी चीज़ें थी, एड्स से सब कुछ थे, वो सब मैं देख रहा था अपने एंड पे। अगर उस ब्रांड के ऊपर कोई बुराई आती है तो वो मेरे ऊपर आएगी, क्यों? क्योंकि वो ब्रांड मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। होलसेल के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं किसी और का ब्रांड उठाता हूँ और उठाने के बाद अमेज़न के ऊपर बेच देता हूँ। अब वो किस तरीके से बेचता हूँ, आपने बात करी थी ना कि हमसे भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर ले सकता है या होलसेलर वाली बात, वही इस मॉडल के ऊपर अप्लाई होती है। किस तरीके से होती है? नेस्ले की बॉटल है, पानी की बॉटल है, वो मल्टीपल लोग बेच रहे हैं यहाँ मार्केट के अंदर, सही है, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से बेचते हैं? लास्ट टाइम हम लोगों ने जो मॉडल देखा था, उसके अंदर था कि पहले मैन्युफैक्चरर आता है, मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को सिर्फ बनाता है, फिर उसको होलसेलर खरीद लेता है, फिर होलसेलर आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स को दे देता है और रिटेलर्स जो होता है कस्टमर को दे देता है। अमेज़न के मॉडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रोडक्ट के अंदर और किस ब्रांड के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है। अब मैं गया, मैंने जाके देखा नेस्ले की जो 500 ml वाली बॉटल है, मैं देख रहा हूँ कि इस ब्रांड की इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रही है, सही है, और बिक भी रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। मैं जाऊँगा नेस्ले के पास, इधर ना मैं बना रहा हूँ प्रोडक्ट, मैं खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, अच्छा ना मैं चाइना से इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा, ये होलसेल का मॉडल है। होलसेल के मॉडल के अंदर जिस कंट्री के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं ना, भले आप यूएसए के अंदर कर रहे हैं, यूके के अंदर कर रहे हैं, जापान के अंदर कहीं भी कर रहे हैं,
तो जिस जगह पे आप बेच रहे हैं ना, आप खरीदेंगे भी वहीं से। यहाँ पे वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाले जो होता है ना, कस्टम वाले दूसरे मसले नहीं होते। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ वहाँ पे, मैं देखूंगा कि लेट्स से यूएसए में बेच रहा हूँ कि वहाँ पे नेस्ले की कंपनी है, कौन है, क्या बेच रहा है। मैं गया उसके पास, मैंने जाके बोला कि मैं ऑनलाइन सेलर हूँ और मुझे आपकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना है, तो मुझे अलाउ कर दो। अलाउ करने का मतलब क्या है कि मुझे तुम प्रोडक्ट दे दो ताकि मैं आगे रीसेल कर दूँ। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं ब्रांड के पास जाता हूँ, ब्रांड मुझे कभी भी 1-2 यूनिट देगा नहीं, वो ज़्यादा यूनिट देता है। अच्छा, अमेजोन की रिक्वायरमेंट ये होलसेल की, अमेजोन बोलता है कि मैं इनवॉइस उस वक्त एक्सेप्ट करूँगा जब आपके इनवॉइस के ऊपर कम से कम 10 यूनिट होने चाहिए होलसेल मॉडल के ऊपर। सही है, 10 यूनिट का मतलब ये कि आपने 10 यूनिट खरीदे हुए हो कम से कम, आपकी इनवॉइस इतना शो करा रही हो, तब मैं जाके एक्सेप्ट करता हूँ। होलसेल के अंदर वो क्या कर रहे हैं कि मैं गया कंपनी के पास, मुझे आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी, बेचनी है, मुझे अप्रूवल दे दो। कंपनी ने बोला ठीक है, अप्रूवल दे दी, मैंने कंपनी से प्रोडक्ट खरीदी। खरीदने के बाद यूएसए के अंदर कंपनी है, यूएसए के अंदर मेरा अकाउंट है, यूएसए के अमेजोन पे मुझे बेचना है। मैं कंपनी से उठाई प्रोडक्ट, खरीदने के बाद मैं क्या करूँगा, सप्लाई करेंगे, ब्रांड बनाएंगे अपना। ब्रांड नहीं बनाएंगे, अभी सप्लाई देखिए करेंगे ये ना। क्लियर हो गया, और ये समझ में आ गया कि किस तरीके से करना है कि जाके कंपनी के पास या ब्रांड के पास बोला कि मुझे आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना है। यहाँ मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, सही है, लेकिन मैंने जाके फिर उसको बोला, उसने मुझे अलाउ कर दिया और मैंने उससे प्रोडक्ट खरीद भी ली। अब मैं आगे क्या करूँगा, आगे आप अच्छा अमेजोन के वेयरहाउस पे मैं ऐसे भेज दूंगा, वहाँ पे तो जितने लोग पहले से बेच रहे होंगे, अमेजोन को नहीं पता किसने भेजी है। नेस्ले की प्रोडक्ट पे अगर मैंने अपना ब्रांड लगा दिया, पहली बात तो बिकेगा नहीं, दूसरी बात अगर बिक गया तो नेस्ले छोड़ेगा क्यों, क्योंकि नेस्ले का ब्रांड है, नेस्ले का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। नेस्ले का, अच्छा नेस्ले का ब्रांड इस्तेमाल करने की वजह क्या है, मैं अपना पानी का ब्रांड भी तो बना सकता हूँ। लोगों को उसकी आदत है, वो देखने की आदत है, लोगों को ट्रस्ट है, बिल्ड है ट्रस्ट। नहीं, ये पाकिस्तानी तरीका है, ये चीनी की लोग होर्डिंग करते हैं, ये तरीका भी होता है, ये भी एक मॉडल है, लेकिन इधर यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। नेस्ले की बॉटल्स जो है पानी की, वो बेचने का मकसद क्या है, मकसद ये कि वो इतना बड़ा ब्रांड है कि मुझे मालूम है कि वो हर दुकान पे मिलता है, वो हर जगह मिलता है। अमेजोन पे जब बायर आता है ना, वो आने के बाद है ना, जब जो नेस्ले का कस्टमर होता है, वो इधर उधर नहीं जाता, वो डायरेक्ट नेस्ले की बॉटल लिखता है, वही टाइप करता है और वही प्रोडक्ट खरीद लेता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे एड्स चलाने की और जो दूसरे मसले थे पब्लिसिटी की उन सब से डील करने की जरूरत नहीं है। उसका इतना बड़ा कस्टमर बेस है कि बस मैं जाके उससे बोलूँ कि मुझे अपनी प्रोडक्ट रीसेल करने दो, और वो मुझे प्रोडक्ट दे देगा और मुझे सिर्फ उठा के उसको अमेजोन के ऊपर लगाना है। यहाँ पे मुझे पीपीसी चलाने की और एड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इतना बड़ा ब्रांड होता है ना, जिसका नाम होता है, लोग तो उसको सर्च करते हैं, आपको उसे लोगों को दिखाना नहीं पड़ता। वो इतना बड़ा ब्रांड है, आपको ब्रांड बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी पीपीसी का एक्सपेंस बच जाएगा। ठीक है, नहीं करानी पड़ती, कोई ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होती, कोई एड्स नहीं होते, पीपीसी नहीं होती। सिंपली करना क्या है कि वहाँ से खरीदा, खरीदने के बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और यहाँ पे बेच दिया। सही है सर, ये होती ही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होता है या वो करते नहीं, मतलब पीपीसी और ये ऐड। पीपीसी का ऑप्शन होता है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट वो चलाने देता है, लेकिन एक चीज़, पहली बात तो ये है कि देखें, एक प्रोडक्ट है, मैं उसकी मार्केटिंग उस वक्त करूँगा, मार्केटिंग के ऊपर पैसा हमेशा कंपनी लगाती है, जो बनाता है ना वही मार्केटिंग के ऊपर लगाता है। अगर मैं मार्केटिंग के ऊपर पैसे लगा रहा हूँ ना, तो मैं उस ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, कल को ब्रांड बोले कि यार आप जाओ यहाँ से, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा, तो मैंने तो मार्केटिंग के ऊपर पैसे लगाए, मैंने तो उसके कस्टमर और अट्रैक्ट किए, लेकिन उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो कंपनी को होगा। कंपनी को होगा, सही। इसी तरीके से हम सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं जो ऑलरेडी कस्टमर के माइंड में हो, वो उसको सर्च करें और उसके बाद उसको खरीदें। ये अब क्या किया, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि ब्रांड से मैंने अप्रूवल ली कि मुझे आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना है। ठीक है, ब्रांड ने मुझे अप्रूवल दे दी, मैंने प्रोडक्ट उससे खरीद ली। अब मैं उसको डायरेक्टली अमेजोन पे नहीं भिजवा सकता, डायरेक्ट अमेजोन पे भिजवाऊंगा, अमेजोन को क्या मालूम कि 10 बंदे ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कौन सी मेरी है कौन सी किसकी है। फिर हम लोग एक बीच में एक रोल आता है, उसको कहते हैं प्रेप सेंटर।
प्रेप सेंटर इसको एक और वर्ड यूज होता है 3PL, शायद सुना होगा आपने, इसको कहते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। मैं अपनी प्रोडक्ट खरीद के जो डिलीवरी एड्रेस होगा ना वो डालता हूँ 3PL का। अच्छा, आगे जाके हम लोग जब होलसेल के मॉडल के ऊपर जाएंगे उसको और डीपली देखेंगे किस तरीके से होता है प्रेप सेंटर, किस तरीके से ढूंढते हैं, प्रेप सेंटर से किस तरीके से बात करते हैं और किस तरीके से पूरे प्रोसेस को लेके चलते हैं। लेकिन अभी आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, प्रेप सेंटर के अंदर हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट होती है मंगाते हैं, उसको प्रेप सेंटर भिजवा देते हैं। अब प्रेप सेंटर के पास जब वो प्रोडक्ट जाती है ना तो उसके ऊपर लगते हैं हमारे लेबल्स, वो अमेज़ॉन हमें जनरेट करके देता है। वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो सब हम लोग कोर्स के अंदर देखेंगे। तो वो लेबल्स जो होता है ना वो जनरेट होता है। अच्छा, 2 लेबल्स होते हैं, अभी रफली बता रहा हूँ। लेट्स से अगर मेरा एक मोबाइल है, अब मेरा एक मोबाइल तो भेजूंगा नहीं, कम से कम 20-25 मोबाइल तो भेजूंगा एक बॉक्स के अंदर। तो होता क्या है कि एक लेबल लगता है, इसको बोलते हैं SNSKU लेबल, यानी कि वो एक प्रोडक्ट का लेबल होता है कि अगर मेरे 10 मोबाइल है ना तो 10 के ऊपर वो लेबल लगाना पड़ेगा। और 10 के बाद ऐसी बात है वो 10 जो छोटे बॉक्सेस होंगे वो एक बड़े बॉक्स के अंदर आएंगे। तो फिर एक मेन लेबल होता है, वो होता है बॉक्स लेबल होता है। तो ये 2 टाइप के लेबल्स होते हैं, वहाँ पे लेबलिंग होती है उस प्रोडक्ट की। फिर उसके बाद ये होता है कि हम लोग शिपिंग प्लान बनाते हैं और अमेज़ॉन उसको उठा के ले जाता है उस प्रोडक्ट को। जब वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे पहुँच जाती है तो वो लाइव हो जाता है। लाइव होने का मतलब क्या है कि अब हमारा अमेज़ॉन हमें अलाउ करता है कि अब आप बेचो। अब ये होता है कि हमारे पास बारी आती रहती है और हम उस प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। अब वो किस तरीके से बेचते हैं, ऐसी बात है 10 लोग अगर बेच रहे हैं तो बाकी 9 तो बेचने के लिए है, तो कोई आपसे क्यों खरीदेगा, ये सवाल है। और 10 चीज़ें तो जितनी भी हम लोग जब होलसेल का मॉडल अभी हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं, जब इन डेप्थ जाएंगे तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स सिचुएशन क्या होती है, प्राइस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय बॉक्स किस तरीके से विन कर सकते हैं, और सारी चीज़ उसके अंदर आएंगी। मॉडल क्लियर है? कोई बता सकते हैं प्राइवेट लेवल और होलसेल का मॉडल जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें क्या डिफरेंस है? सही है। प्राइवेट लेवल के अंदर जो भी चीज़ है ना वो हमारी अपनी है, उसकी A to Z सारी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, उसकी लिस्टिंग भी हम बना रहे हैं, उसको सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे लिस्टिंग कुछ भी नहीं बनाते हैं। लिस्टिंग बनी भी होती है जहाँ आगे से वो मीटू करते हैं। मीटू का मतलब क्या है कि वैसे इसको बोलते हैं, जो मेन टर्म यूज होती है उसको बोलते हैं पिगी बैक। पिगी बैक का मतलब क्या है कि 10 लोग बेच रहे हैं, मैं भी जाकर उस लिस्टिंग के ऊपर बैठ गया, मैं भी बेच रहा हूँ, ये कहलाती है मीटू लिस्टिंग। ये एक टर्म है पाकिस्तानी। अच्छा, प्राइवेट लेवल के अंदर क्या है, लिस्टिंग बनाने से लेके प्रोडक्ट बनाने तक सारे जितने भी हैं, मार्केटिंग के जितने भी प्रोसेस आते हैं, A to Z जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो सब के सब मैं आपको डील कर रहा हूँ। ये प्राइवेट लेवल है। होलसेल के अंदर क्या है कि मैंने सिर्फ ब्रांड देगा, प्रोडक्ट देगी, मैंने उससे अप्रूवल ले ली, ठीक है, ऑलरेडी तुम बेच रहे हो, मैं भी बेच देता हूँ, उसने मुझे अलाउ कर दिया, मैंने उठाई उसकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर लाइव कर दी। यहाँ पे ना मैं लिस्टिंग बना रहा हूँ, यहाँ पे ना मैं नहीं लिस्टिंग बनी भी होती है, ऑलरेडी वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर बिक रहा होता है और से मल्टीपल सेलर्स बेच रहे होते हैं, इसलिए तो हम लोग बेचने जाते हैं। बस उसके ऊपर जाते हैं, जाके अपने आप को उससे अटैच कर लेते हैं और हम भी बेचना शुरू करते हैं इसी तरीके से। नहीं, लिस्टिंग अलग नहीं बनाते, लिस्टिंग सेम होती है, यानी कि वो लिस्टिंग नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब ये देखिए स्टारबक्स की कॉफ़ी है, यहाँ पे लोग बेच रहे हैं, यहाँ पे ये कहलाता है बाय बॉक्स। अच्छा, ये ज़्यादा ना अभी वो नहीं करेगा, मिक्स हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आइडिया देने को बता रहा हूँ। ये बाय बॉक्स होता है और यहाँ पे नीचे सेलर्स होता है, इतने सारे सेलर्स बेच रहे हैं। अब अमेज़ॉन ना बारियाँ लगा रहा होता है, कभी वो उठा के यहाँ पे किसी और सेलर को ला देगा, कभी किसी और को ला देगा, डिफरेंट सेलर्स को मैं यहाँ पे, अभी ये सारे सेलर्स बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ये तकरीबन 13 सेलर्स हैं। अब अमेज़ॉन ना बारियाँ लगा रहा होता है कि कभी बाय बॉक्स एक को दे देगा, कभी दूसरे को दे देगा, फिर तीसरे को दे देगा, इससे क्या सबकी सेलिंग हो जाती है। लेकिन बाय बॉक्स विन करने की भी स्ट्रैटेजी होती है। फिर बाय बॉक्स क्या होता है वो जाके हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसमें ये होता है कि एक ही लिस्टिंग के ऊपर अब देखिए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोगों ने अलग अलग लिस्टिंग नहीं बनाई, लिस्टिंग एक ही है लेकिन इतने सारे सेलर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये होलसेल का कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट लेवल होता तो एक ही सेलर नजर आता, एक से ज़्यादा नहीं होता।
नहीं, अमेज़न उस वक्त बेचता है अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है ना उस प्रोडक्ट की, तो अमेज़न भी नहीं बेचता। क्योंकि अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है ना और अमेज़न बेच रहा है, तो आप अमेज़न को बोल सकते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट है, मेरा ब्रांड है, मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड है, अमेज़न हट जाता है वहाँ से। नहीं, अमेज़न खरीदता है उस प्रोडक्ट को, खरीदने के बाद अपने वेयर हाउस में रखता है और अमेज़न ही उसको डिलीवर करता है, यानी कि उस प्रोडक्ट को अमेज़न ओन करता है पहले, फिर बेचता है। जी। 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 होलसेल जो होता है ना, होलसेल के अंदर इख्तिलाफ है लोगों का कि हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन होता है। फ्लिप किस तरीके से होता है कि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मैं अपना पूरा बिजनेस उठा के बेच रहा हूँ कि मेरे पास अगर एक अच्छे ब्रांड की अप्रूवल है, तो फिर मैं उठा के अगर मैं अपनी कंपनी, फिर उसमें होता है कि मैं अपनी कंपनी बेचता हूँ, पूरी जो कंपनी मैंने बनाई भी होती है ना, रजिस्टर्ड होती है, वो बेच देता हूँ। उससे होता है कि देखिए, कंपनी जो अप्रूवल देती है ना, वो दूसरी कंपनी को देती है, किसी इंडिविजुअल को नहीं देती। तो कंपनी में अपनी जो मैंने कंपनी बनाई होगी ना, मैं उठा के वो कंपनी बेच सकता हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो अप्रूवल ऑटोमेटिकली उसके पास चली जाएंगी, यानी कि चलता हुआ बिजनेस उसके हाथ में आ गया। तो ये इस तरीके से होता है फिजिकली, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। नहीं, होलसेल का लेवल मतलब नहीं, नहीं, वो वो तो लेवल, बॉक्स वाले shipping- लेवल है, वो पैकिंग लेवल है। पैकेजिंग नहीं, वो पैकिंग लेवल से कोई डिफरेंस नहीं होता, वो अमेज़न खुद आपको जनरेट करके देता है और वो सारे मॉडल्स के अंदर होता है। हमेशा अगर हम लोग उसके अंदर भी कर रहे होते हैं ना, प्राइवेट लेवल के अंदर यूजुअली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है ना, वही हमारी प्रोडक्ट की लेबलिंग कर देता है, क्योंकि लेबलिंग तो ज़रूरी है। आपको नहीं पता, अमेज़न को क्या पता कि ये प्रोडक्ट किसकी आ रही है, तो जब तक उसके ऊपर लेबल्स नहीं लगे होंगे अमेज़न को पता नहीं चलेगा। तो उसके अंदर ये होता है कि चाइना के अंदर ही हम लेबलिंग करवा देते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वही हमारी लेबलिंग कर देता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बना रहा होता है तो उसको बोल देते हैं, वो थोड़े से पैसे ऊपर ले लेता है, लेकिन लेबल करने के बाद वो अमेज़न में पहुँचा देता है। ठीक है। फ़ायदा हम लोग आगे इसके अलग से स्लाइड है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना प्राइवेट लेवल के अंदर है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क भी प्राइवेट लेवल के अंदर है, क्योंकि प्राइवेट लेवल के अंदर आपके पास कम से कम $50,000 $60,000 की इन्वेस्टमेंट है, और आप रिटर्न जो आता है वो आता है कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं मिनिमम रिटर्न आने में। होलसेल के अंदर ये है कि प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत कम होता है, तकरीबन अब तो 10 से 15% भी चले गए हैं, लेकिन होलसेल में ये होता है कि अगर आपके पास सही प्रोडक्ट है तो समझें कि आपकी 1 महीने के अंदर अंदर भी आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस मॉडल के अंदर, प्राइवेट लेवल के अंदर या होलसेल के अंदर? एल्गोरिथम्स के थ्रू होती है। एल्गोरिथम्स क्योंकि जब भी हम लोग कोई कैंपेन बना रहे होते हैं ना किसी की, तो अमेज़न हमें सजेस्टेड बिड देता है कि इस प्रोडक्ट की सजेस्टेड बिड इतनी है, आप इतनी रखो, अमेज़न खुद दे रहा होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि फिर और होता क्या है कि जब एक कीवर्ड के ऊपर हम लोग पीपीसी चला रहे होते हैं ना, तो ग्रेजुअली जो हमारी बिड्स होती है ना वो कम हो रही होती है, क्योंकि अमेज़न ना फिर हमें वो कर देता है कि ठीक है इसके ऊपर चला रहा है, इसको थोड़ा सस्ता करके देते हैं। नहीं, मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि वो भी सिर्फ उस वक्त होता है जब हम पीपीसी खुद चलाएंगे। अच्छा, पीपीसी के अंदर भी ये होता है कि ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह, अब ऐसी बात है अगर मेरा पहली बार तो ब्रांड नहीं होगा तो मैं पीपीसी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि किसी और का ब्रांड है उसके ऊपर मैं करूँगा। लेकिन अगर ब्रांड के ऊपर पीपीसी चला भी रहूँगा तो उसमें ये होता है कि फिर बिडिंग के ऊपर कम्पीट कर रहे होते हैं हम लोग कंपेटिटर से। या आंसर मिल गया आपको, समझ में आया? आप रिपीट करें दोबारा क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूज। सही है। ठीक है। अच्छा, सही है।
पहले पॉलिसी थी अमेजोन की, पहले अलाउ करता था लेकिन अब नहीं करता, मतलब अब कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स का मसला ये होता है कि वहाँ पे मैंने टर्म यूज़ की थी प्रॉक्सी मार्केटिंग का, लोग पेड मार्केटिंग भी करा रहे थे। अब उससे नुकसान क्या होता था कि जो सही तरीके से अमेजोन की पॉलिसीज़ पे चल रहा है ना, कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ जाता था। कन्वर्जन रेट का मतलब ये कि अगर 100 लोग मेरी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और 80 कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये नंबर जो होता है ना, ये अमेजोन के एल्गोरिथम उसको वो नहीं करते, डाइजेस्ट तो बोलते हैं ये बहुत बड़ा नंबर है, तो कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी करते हैं लोग, लेकिन बहुत रेयर केस है, वरना ज़्यादा पीपीसी पे फोकस करते हैं। ये अमेजोन के ऊपर ही हो रहा है ना, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो खुद ही दूसरी कर जगह पे ट्रैफिक लाने की बात करें, फेसबुक या दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म से। जी। अच्छा सही है, ये क्लियर है। होलसेल, अच्छा होलसेल का मॉडल समझ में आया, क्या कहाँ थे हम लोग? अच्छा लेवल्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेवल जो होता है ना, वो सिंपली आपके प्रोडक्ट की एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये प्रोडक्ट जो है ये सेलर बेच रहा है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि हम लोग उसके ऊपर लेवल लगाते हैं, लेवल लगाने के बाद अमेजोन शिपिंग प्लान बना देते हैं, अमेजोन खुद आता है उसको पिक करते हैं, ले जाते हैं और ले जाने के बाद उस लिस्टिंग को लाइव कर देता है। लेबल लगाना ज़रूरी है, कुछ लोग बोलते हैं कि लेबल लगाना ज़रूरी नहीं है। असल में लेबल जो होता है ना, कुछ लोग पता है हरकत क्या करते हैं कि अगर 10 उनकी यूनिट्स है ना, वो एक के ऊपर लगा देते हैं, 9 छोड़ देते हैं। कौन सा लेबल मतलब? वो लेबल होता है ना, वो आपके नाम का लेबल नहीं होता, वो समझ लीजिए एक तरीके से ट्रैकिंग आईडी होता है। ट्रैकिंग आईडी आप लोग लगा देते हैं उसके ऊपर। और उसका रीज़न ये भी होता है, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अब जैसे 10 यूनिट है ना, एक के ऊपर लगा देंगे, 9 छोड़ देंगे। अब वो है ही बॉक्स के ऊपर ना, अमेजोन खुद ही मैनेज करता है। उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि उसी प्रोडक्ट को 10 लोग और बेच रहे हैं। लेट से किसी ने डिफेक्टेड प्रोडक्ट भिजवा दिया अमेजोन, या किसी की प्रोडक्ट अमेजोन पहुंची तो वहाँ जाके अंदर से टूट गई, क्योंकि अमेजोन डैमेज हो गई। इंस्पेक्ट करता है। लेकिन लेट से बॉक्स के अंदर अब एक डब्बा खोल के थोड़ी देखेगा, अंदर से अगर कुछ टूटा हुआ निकला हुआ है हाँ। और उसके ऊपर भी लेबल नहीं लगा हुआ, आपके ऊपर भी लेबल नहीं लगा हुआ, हो सकता है कि अमेजोन जब हैंडलिंग कर रहा हो तो वो उसकी इन्वेंट्री आपके ऊपर डाल दे और आपकी इन्वेंट्री उसके बाद चली जाए। तो इसलिए लेबल ज़रूरी होता है, लेबल आपकी सिक्योरिटी के लिए है। अमेजोन शिपिंग प्लान जो बनता है, कुछ केसेस में ये होता है अमेजोन के पास हमें भेजना पड़ता है, मतलब ज़्यादातर ये होता है कि जब हम शिपिंग प्लान बना रहे होते हैं ना, तो हमारे पास खुद ऑप्शन होता है कि अमेजोन आता है, आके उठा के ले जाता है। होगी। फिजिकल प्रोडक्ट हमने कंपनी से खरीदी, ब्रांड से हमने फिजिकल प्रोडक्ट खरीदी, उस प्रोडक्ट को हम लोगों ने भेज दिया 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या वो कहते हैं प्रेप सेंटर, वहाँ जाके उसके ऊपर लेबल लगे। उसके बाद अमेजोन उसी जगह पे जाता है, वो 3PL जो उनका वेयर हाउस होता है ना, वहाँ पे जाता है, उसी प्रोडक्ट को उठाता है, उठा के आगे भेजना शुरू करता है, अपने पास ले जाता है। इस तरीके से काम होता है। तो आप यूएस से उठाएंगे ना, आप जो अप्रूवल लेते हैं ना, देखिए इस केस के अंदर जो आप लोग फ्रीलांसिंग वगैरह और दूसरी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आप लोग अप्रूवल ले रहे होते हैं ब्रांड की, और आप क्लाइंट की बेस पे काम कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा हूँ ना, मैंने कितनी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि यूएसए से खरीद के यूएसए पे बेची है। तो ये इस तरीके से मॉडल चलता है, और पाकिस्तान के अंदर हम लोग इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा होलसेल के अंदर अब हम लोग, हमारा जो फोकस होगा पहला होलसेल था, अब नेक्स्ट है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा होलसेल क्लियर है? जी। ठीक है, प्राइवेट लेवल भी क्लियर है। अच्छा ऑनलाइन आर्बिट्राज, अच्छा ये मॉडल जो है ना, इसको इंडिया में हम लोग स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है कि करके पूरा कोर्स हो गया, इसके अंदर ये ओवरव्यू है। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल जो है ना, समझे ऑलमोस्ट सेम है, बस इसके अंदर एक डिफरेंस है, यानी कि होलसेल का जितना भी मॉडल था ना, वही पूरा मॉडल आप रेप्लिकेट करना है इधर, बस सिर्फ डिफरेंस एक चीज़ का है, वो चीज़ क्या है, ब्रांड अप्रूवल। यहाँ पे हमें ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, मतलब होलसेल के अंदर हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग ब्रांड के साथ काम कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदी थी, ब्रांड से ऑथराइजेशन ली थी, ब्रांड ने हमें अलाउ किया था, तो हम बेच रहे थे। अगर ब्रांड हमें अलाउ नहीं करता होलसेल के अंदर, तो हम लोग चले जाते किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में ट्राई करते कि अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल मिल जाए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो हमें मिलता है ना,
वो ब्रांड से मिलता है। अब ऐसी बात है डिस्ट्रीब्यूटर अगर बीच में आ गया तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के अपना मार्जिन अपना मिलेगा, margin। तो उसमें क्या हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम लोग काम करते हैं तो वो भी एक सही तरीका है, लेजिटिमेट तरीका है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, अभी किसी ने चल आपने बोला था कि हम लोग देखते हैं सेल में से प्रोडक्ट उठाते हैं, वो ये मॉडल है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खोलते हैं अपना अकाउंट, सेलर सेंट्रल का अकाउंट, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि अमेजोन हमसे कोई वेरिफिकेशन तो नहीं मांग रहा है इस प्रोडक्ट की। अच्छा ये तरीका भी अब इतना ज़्यादा वो नहीं रहा है, फिजिबल नहीं रहा है, मसले इसके अंदर भी आ गए, लेकिन अभी भी चल रहा है। होता क्या है कि मैंने प्रोडक्ट, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए बेचने के लिए, प्रोडक्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ पे मुझे चाहिए सप्लायर। अब यहाँ पे मैं लेट से कि मेरा बजट बहुत छोटा है, मेरा कम बजट है, कि मेरा बजट ही $1000 है, $2000 मेरा बजट है। अब जाहिर सी बात है मैं $500 $600 LLC बनाने के लिए, कंपनी रजिस्टर्ड कराने के लिए, उसके बाद फिर अप्रूवल्स में और दूसरी चीज़ों में लगूंगा तो फ़ायदा नहीं है। अगर मेरा बजट ज़्यादा हो तो ठीक है, समझ भी आता है। तो उस केस में मैं जाता हूँ इस मॉडल के ऊपर, ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर क्या होता है कि अच्छा अमेजोन की एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी क्या है कि अमेजोन जो होता है ना वो बोलता है आपको कि अगर आपको प्रोडक्ट रीसेल करनी है ना, आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद लो, आप ब्रांड से खरीद लो, लेकिन आप किसी और रिटेलर से नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि अमेजोन खुद रिटेलर है, तो वो रिटेलर टू रिटेलर हो जाएगा, सही है। तो वो बोलता है या तो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद लो या ब्रांड से खरीद लो, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, लेकिन किसी जो वो रिटेलर होता है, रिटेलर का मतलब क्या, वॉलमार्ट हो गया, सैम्स क्लब हो गया, ये सारे रिटेलर्स हैं, तो इन रिटेलर से आप लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, और खरीद के आप अमेजोन के ऊपर नहीं बेच सकते, अमेजोन अलाउ नहीं करता। लेकिन हम इसके अंदर करते क्या है, हम लोग खोलते हैं अपना सेलर सेंट्रल, और सेलर सेंट्रल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ जाए अगर अमेजोन कोई वेरिफिकेशन हमसे नहीं मांग रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती है जो अमेजोन ऐसे ही अलाउ कर रहा होता है, इसमें इनवॉइस वगैरह कुछ भी नहीं मांगता हमसे। तो हम ऐसी प्रोडक्ट देखते हैं कि जिसके ऊपर सेल चल रही हो, कि लेट से अभी दिसंबर चल रहा है, तो अभी न्यू ईयर की सेल आ गई, 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेल आ गई 50% ऑफ। अब 50% ऑफ अगर हमारी एक प्रोडक्ट के ऊपर लगी हुई है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए लगी हुई है। मैंने जाके वॉलमार्ट से, सैम्स क्लब से, जहाँ पे भी सेल लगी हुई है वहाँ से वो प्रोडक्ट खरीद ली, 8-10 यूनिट 20 यूनिट खरीद ली। खरीदने के बाद उसको मैंने अमेजोन पे उसको भिजवा दिया प्रेप सेंटर, सही है। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के बजाय रिटेलर से खरीदा। अब उसको मैं डायरेक्ट अमेजोन पे तो नहीं भिजवा सकता, क्योंकि जाहिर बात है उसका जो बॉक्स होगा वो सैम्स क्लब का बॉक्स होगा या वॉलमार्ट का बॉक्स होगा, किसी और का रिटेलर का जो बॉक्स होगा वो अमेजोन कभी भी प्रोसेस नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं प्रेप सेंटर में इधर लेबलिंग भी होगी प्रोडक्ट की, और दूसरी बात क्या वो बॉक्सेस को भी चेंज करेगा। वो जो दूसरे बॉक्स होते हैं ना प्लेन वाले, जिसके ऊपर ब्रांडिंग का होती है, वो वाले बॉक्सेस भी लगाएगा, और उसके बाद मैं उसको अमेजोन के वेयरहाउस भिजवा दूँगा, वहाँ से वो लाइव हो जाएंगे। लेकिन इस ऑनलाइन आर्बिट्राज का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि एक प्रोडक्ट मुझे आज मिल गई 50% ऑफ में, अगर मैं ब्रांड के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहा हूँ, ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी अपनी प्राइसेस है ना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे होते हैं, बहुत काफ़ी टाइम बाद जाके थोड़ी उसके अंदर फ्लक्चुएशन कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एकदम जाके बहुत सारी अपनी प्राइसेस को चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या है कि अगर 50% ऑफ की मुझे डील मिल गई, वहाँ से मैंने 20 यूनिट खरीद दिए और अमेजोन पे लाइव करा दिए, अब जब मैं यहाँ पे अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक होऊंगा, यानी कि मेरे जितने भी 20 यूनिट हैं वो पूरे के पूरे बिक जाएंगे, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं दोबारा वॉलमार्ट पे जाऊँगा तो मुझे इतने डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी कॉन्स्टेंट हंटिंग चल रही होती है, हम बार बार प्रोडक्ट ढूंढ रहे होता है। एक प्रोडक्ट को उठाया, एक बार लाइव किया, जब एक बार लाइव हो गया उसमें से अपना प्रॉफिट निकाला, फिर दूसरे प्रोडक्ट पे आना। समझ में आ रहा है? अच्छा ये जो है ये अमेजोन की पॉलिसीज़ को थोड़ा सा वायलेट करता है कि हम लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, रिटेलर के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेजोन रिटेलर टू रिटेलर अलाउ नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे होते हैं। और ऐसी बात है कि किसी के पास बजट नहीं है या बजट का मसला है तो वहाँ पे लोग इस टाइप की कर रहे होते हैं। उसके बाद किस नहीं, इसके अंदर अथॉरिटी नहीं दे सकता ना, एक रिटेलर है वो खुद आगे रीसेल करने के लिए ले रहा है। अच्छा रिटेलर के पास अथॉरिटी नहीं होती, ब्रांड के पास होती है, सही, ब्रांड देते परमिशन या रिटेलर, सही है
सही है, सही है, बिल्कुल। देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये कि अमेज़न जो होता है ना, परमिशन देने का मतलब ये है कि अमेज़न अगर परमिशन दे रहा है ना, वो आपको सेलर सेंटर पे बेचने दे रहा है उस प्रोडक्ट को। अमेज़न की परमिशन का मतलब ये हो गया है। दूसरी बात ये कि अब रिटेलर देखिए होता ये है कि ब्रांड होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं भी गया ना ब्रांड के पास, मैंने जाके बोला कि ठीक है मैंने 10 यूनिट आपसे खरीद ली, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। अमेज़न एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स सॉरी ब्रांड जो होता है ना, वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट देता है, उसकी वजह से कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर भी आगे जाके हम लोग देखेंगे, मैंने अभी टर्म यूज नहीं की थी, कर चुके याद है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है ऑथराइज, नॉन ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऐसे मिलेंगे मार्केट के अंदर जो होंगे डिस्ट्रीब्यूटर, प्राइसिंग सही दे रहे होंगे, लेकिन उनकी इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑथराइज नहीं होते, तो वो आगे जाके आएगा। इसी तरीके से अगर आप रिटेलर से खरीद रहे हैं, रिटेलर के पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है, क्योंकि वो बल्क में नहीं, वो एक एक दो यूनिट करके बेचता है। उसके पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट को आगे रीसेल करें, क्योंकि रिटेलर का काम है फाइनल कंज्यूमर को बेचना। तो इस वजह से अच्छा ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर ये होता है कि एक टाइम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए इससे, और अभी भी लोग कर रहे हैं। लेकिन अब मेरे पास अगर इतनी रिसोर्सेज नहीं है, मेरा बजट भी कम है, और मैं अप्रूवल्स के चक्कर में भी नहीं बैठना चाहता ज़्यादा, तो उस केस के अंदर इस मॉडल के ऊपर ये ऑप्शन अच्छा होता है, इसके ऊपर लोग जा सकते हैं। रिस्की होता है, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा बेटर होता है। कभी कभी ये होता है कि आई भी होती है बुराई, तो इनवॉइस मांग लेता है, बाद में भी मांग सकते हैं, पहले ना मांगे बाद में मांग ले। लेकिन सर हमें इनवॉइस देनी पड़ेगी। ड्रॉबैक ये होता है कि कॉन्स्टेंट हंटिंग करनी पड़ती है, और अमेज़न ने अगर इनवॉइस मांगी तो इनवॉइस होती नहीं है हमारे पास। लेकिन उसमें ये होता है कि इनवॉइस के केस में भी लोग ये करते हैं, अब जो होता है ना, पिछले काफ़ी टाइम से अमेज़न ये कर रहा था कि इनवॉइस मांग रहा था, तो लोगों ने रिटेलर की इनवॉइस दे दी थी, उससे एक्सेप्ट कर ली थी। इनवॉइस का मतलब ये बिल, बिल क्योंकि बिल बात पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट आपका से खरीद लिया लिया। या नहीं ना, अगर हम उन ब्रांड से लेते हैं जो अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता और क्लियर है? ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ब्रांड अप्रूवल का डिफरेंस है। यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं ले रहे, डायरेक्ट रिटेलर से खरीद के ऐसा रिटेलर आपने उसको रीसेल कर दिया। अपना ब्रांड अपने उसको यहाँ से तो आप रिटेलर से खरीद रहे हैं ना, तो रिटेलर में इतनी बड़ी अमाउंट आपके ऊपर लगती नहीं है। इसका मतलब ये कि अब कंज्यूमर जो होगा वो 1-2 यूनिट खरीद लेगा, 3-4 यूनिट खरीद लेगा, तो उसकी पर्सपेक्टिव से जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होती है। होलसेलर के पास जाएंगे तो ज़्यादा बाद इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ानी पड़ेगी। बस सर इसमें इन्वेस्टमेंट का करके आप यूनिट कम ज़्यादा कर सकते हैं। और रिस्क भी है, आगे जाके चार्ट बना हुआ है इसका, तो चार्ट को हम लोग देखेंगे। अच्छा, अगला मॉडल आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है इस वक्त, और ये डेड हो गया है वाला मॉडल समझ लें। लेकिन इसके टाइम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, फ्रॉड भी बहुत करे और पैसे भी बहुत कमाए। ये नहीं, ये यूएसए की मार्केट में, यूके की मार्केट में डेड हुआ है। अच्छा, यूएई की जो मार्केट है ना, वो इतनी बड़ी मार्केट है ही नहीं। वहाँ तो समझे, वहाँ तो जितने में यहाँ पे आपका होलसेल होगा ना, मेरे ख्याल में उतने में आपका वहाँ प्राइवेट लेवल हो जाएगा। क्योंकि यूएई की मार्केट अभी तकरीबन 2-3 साल पहले तक तो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, अभी कि थोड़ी थोड़ी करके ग्रो हो गई है। ड्रॉप शिपिंग करनी क्यों है? अगर वहाँ पे आपको करना है यूएई के अंदर, तो बेहतर ये है कि आप वहाँ पे जाके प्राइवेट लेवल कर लें। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग जो होता है, अच्छा ड्रॉप शिपिंग का ड्रॉबैक जो है ना, वो ये कि इसमें प्रॉफिट एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो रिस्क है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। इस मॉडल के अंदर होता क्या है, बल्कि किसी ने किया ड्रॉप शिपिंग, किसी को आइडिया है किस तरीके से होगा? सही है, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जो ऊपर हम लोगों ने तीनों मॉडल देखे थे, जिसके अंदर प्राइवेट लेवल था, होलसेल का, ऑनलाइन आर्बिट्राज था, वहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम या तो FBA कर सकते हैं या FBM कर सकते हैं। दोनों मॉडल अप्लाई होते हैं। यहाँ पे सिर्फ FBM मॉडल लगता है। FBM मतलब क्या? फुलफिल बाय मर्चेंट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक प्रोडक्ट देखी, वहाँ पे मुझे एक सप्लायर मिल गया, वो सप्लायर, अच्छा वो सप्लायर भी रिटेलर ही होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। यहाँ पे भी हम रिटेलर के साथ काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्यों?
मैं बीच में क्या कर रहा था, ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर मैं उस प्रोडक्ट को प्रेप सेंटर भेज रहा था, वो उसके बॉक्सेस को चेंज कर रहा था ताकि वो सैम्स क्लब वॉलमार्ट का जो बॉक्स है वो हट जाए। इस केस के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी इन्वेंट्री नहीं खरीदता। मैंने 2-3 सप्लायर निकाले, वो सप्लायर एक प्रोडक्ट बेच रहा है अमेजोन के ऊपर, ठीक है, यानी कि अमेजोन के ऊपर नहीं बेच रहे, सॉरी, वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्राइस है वो समझे अमेजोन पे जितनी बिक्री है ना उसके मुकाबले में आधी प्राइस पे या आधी से भी कम में बेच रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया, मैं अमेजोन की उस पर गया, सेलर सेंट्रल अकाउंट पे गया, मैंने वहाँ जाके चेक किया, अमेजोन मुझसे कोई वेरिफिकेशन नहीं मांग रहा उस प्रोडक्ट की, मैंने जाके अपने आप को अटैच कर दिया, लेकिन मैंने अपना जो वो सेट किया डिलीवरी मेथड, वो FBM सेट किया, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, वो खुद फुलफिल करूँगा, और मैंने बोला मेरे पास इन्वेंट्री है, ठीक है, अभी तक मैंने कोई इन्वेंट्री नहीं खरीदी। अब जब मेरे पास ऑर्डर आएगा कि ये एक यूनिट आपको इस एड्रेस पे भेजना है, क्योंकि डिलीवरी तो मैं खुद कर रहा हूँ, उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं गया वॉलमार्ट के पास गया, वॉलमार्ट को जाके मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और डिलीवरी एड्रेस डाल दिया उस बंदे को। अब होगा क्या कि वो बॉक्स उठाएगा वॉलमार्ट और भेज देगा उसके घर में। अब इस केस के अंदर हो क्या रहा था, वो ये रहा था कि जब वो उसके घर पे पहुंचा, अब वो देख रहा है कि मैंने ऑर्डर अमेज़न से किया था, बॉक्स मेरे घर पे वॉलमार्ट का रखा हुआ, वो पहले कंफ्यूज हो गया। फिर उसके बाद जब उसने अपना बॉक्स खोल के देखा ना, तो मैंने प्रोडक्ट उसको बेची थी $20 की, वॉलमार्ट के अंदर इनवॉइस रखी हुई $10 की, यानी कि समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने बीच में अपना प्रॉफिट भी रखा है, तो उसको आया था फिर गुस्सा, ये क्या किया, मतलब ये कि इसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। तो वो पिक्चर खींच के अमेजोन पे डाल देता था और अमेजोन पे लगता था सेक्शन 3। सेक्शन 3 एक होती है डिफरेंट अकाउंट सस्पेंशन जो होती है ना, वो किसी रीजन पे होती है, तो इस पे लग रहा था सेक्शन 3। सेक्शन 3 में ये होता था कि अमेजोन डायरेक्ट उठा के अकाउंट सस्पेंड कर रहा था लोगों के। लोगों ने $1-2 लाख, $3-3 लाख कमाए इसमें एक महीने के अंदर। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल रेवेन्यू की नहीं कर रहा, नेट प्रॉफिट के अंदर। लेकिन सेक्शन 3 लग रहे थे, अकाउंट सस्पेंड हो रहे थे, लेकिन उनमें फ़ायदा ये होता था कि अगर अकाउंट सस्पेंड भी हो रहा है, अमेजोन कभी भी किसी के पैसे नहीं रखता है। अगर अकाउंट सस्पेंड हो भी जाए ना आपका, तो 90 डेज़ के अंदर अमेजोन आपके सारे पैसे रिटर्न कर देता है। जी लोग इस चीज़ को ड्रॉप शिपिंग के नाम से बेचते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए ना, तो फिर ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है, ये फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज का मॉडल हो गया, क्योंकि आपने बॉक्सेस भी चेंज कर दिया और शिपमेंट आपने FBM कर दी, तो उसको लोग बेच रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग के नाम पर। जैसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई है जिसकी एक्सपर्टीज ही ड्रॉप शिपिंग के ऊपर है और उसको ड्रॉप शिपिंग का कोर्स बेचना है, मैं किसी की उस पर नहीं बोल रहा, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि अगर किसी को अपना कोर्स बेचना है तो वो अपनी चीज़ को कवर तो करेगा ना, वो इस तरीके से तो नहीं कर सकता। इसके अंदर ये होता है कि कुछ केसेस के अंदर हम लोग उनको बोल देते हैं, वॉलमार्ट वालों को इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड नहीं, हम उनको ये बोल देते हैं कि ये हम गिफ्ट भेज रहे हैं किसी को, ये जो प्रोडक्ट है ना ये एज अ गिफ्ट भेज रहे हैं, तो इसकी इनवॉइस निकाल लेते हैं। और या कुछ केसेस के अंदर ये भी होता है कि अगर हमें कोई पैकेजिंग होती है ना, अलाउ करना होता है, तो हम बोलते हैं कि ये किसी का बर्थडे गिफ्ट है, तो इसको ना पैक कर देना, वॉलमार्ट के बॉक्स में नहीं भेजना। तो ये तरीके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके कभी ना कभी पता चल जाता है। अब एक मिसाल दे रहा हूँ, बॉक्स जा रहा है उसके घर के ऊपर, सही है, आपने सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन ट्रैकिंग आईडी जो ऊपर लगी हुई है वो तो वॉलमार्ट की लगी हुई होगी ना, जो उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, क्या हुआ वो लेबल से ही देख लें। नहीं, ड्रॉप शिपिंग अमेजोन अलाउ करता है, लेकिन अमेजोन बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर लो, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर लो, वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन रिटेलर के साथ नहीं करता। लेकिन मसला ये है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना वो 1-2 यूनिट बेचेगा नहीं आपको, कुछ केसेस में बेच भी देता है, लेकिन बहुत रेयर केस होता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना वो प्रोडक्ट बेचता है B2B मॉडल के ऊपर, यानी कि वो प्रोडक्ट बेचता ही इसलिए कि आपको आगे बेचना है। रिटेलर जो होता है ना वो आगे बेचता है कि आपको कंज्यूम करना है प्रोडक्ट, दोनों में डिफरेंस है। तो ये था ड्रॉप शिपिंग का मॉडल।
अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये था कि अमेज़न की पॉलिसीज वायलेट होती है। लोग काम किस तरीके से कर रहे थे, और पाकिस्तान के अंदर थे ये लोग, मेजॉरिटी पंजाब के अंदर लोग थे जो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम कर रहे थे, और इन्होंने अपने मेथड बनाए हुए थे। इवन इन्होंने इस तरीके से बनाए हुए थे कि वो मेथड का नाम इन्होंने दिया हुआ था, किसी ने तोता मेथड बनाया हुआ था, किसी ने कबूतर मेथड बनाया हुआ था, इस तरीके से नाम रखे हुए थे लोगों ने। और अमेज़न के एल्गोरिथम्स के साथ ये लोग इस तरीके से खेलते थे कि अमेज़न भी नहीं पकड़ पाता था, कि अमेज़न की पॉलिसी को वायलेट करते थे और कोर्स बना के बेचते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अमेज़न पाकिस्तान के जो अकाउंट्स है ना, उसकी IP रडार में आ गई। अब पाकिस्तान के जो अकाउंट है ना, वो नहीं हो रहे थे आसानी से, बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि अमेज़न अलाउ नहीं कर रहा, बोले कि फ्रॉड करते हैं। तो ये एक इसका बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक है ड्रॉप शिपिंग का। और ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है इस वक्त, अमेज़न के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, अब कंपैरिजन है सारे मॉडल्स का। तो इसके अंदर जो हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज वाला मॉडल है, ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो रिस्क होता है वो मीडियम होता है। मीडियम इसलिए होता है कि ठीक है, हमारे पास हाई इसलिए नहीं बोल सकते कि हमारी जो इन्वेंट्री है उसके बॉक्स चेंज हो गए। ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है कि हमने रिटेलर से खरीदा, प्रेजेंट में भेजा, बॉक्सेस चेंज करा दिए, तो बॉक्सेस वगैरह तो चेंज हो गए, इनवॉइस भी निकल गई, लेकिन हमारे पास जो रिस्क है ना, वो यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। लेकिन फिर भी रिस्क होता है कि हो सकता है किसी पॉइंट के ऊपर जाके अमेज़न बाद में बोले कि यार आपने ये वाली प्रोडक्ट बेची थी ना, इनवॉइस दे दो इसकी, तो ये एक रिस्क होता है। इन्वेस्टमेंट लो होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी हमें, 3-4 यूनिट, 5 यूनिट या 10 यूनिट मैक्सिमम खरीद के वो लाइव कराने होते हैं। प्रॉफिट मीडियम होता है और डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम होता है। इसमें होता है कि आप ढूंढ रहे होते हैं प्रोडक्ट, लेकिन एक बार अगर आपको प्रोडक्ट मिल गई, 1-2 प्रोडक्ट मिल गई, आपने लाइव करा दी, या थोड़ा सा ढूंढ में आ जाता है। होलसेल के अंदर जो रिस्क होता है वो लो है। सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मॉडल जो है ना अमेज़न का पूरा, वो होलसेल मॉडल है। होलसेल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग पूरा प्रॉपर अमेज़न की जितनी भी पॉलिसीज हैं सबको फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपके पास ब्रांड अप्रूवल होती है, अमेज़न ने अगर इनवॉइस मांगी तो आपके पास अप्रूवल होती है। अगर कोई मसला आ गया आपके पास, तो FBA में आपकी इन्वेंट्री होती है, आप वो इंस्पेक्ट करा सकते हैं, तो वो इन्वेंट्री वाले मसले नहीं होते। किसी बात अगर FBA कर रहे हैं तो डिलीवरी वगैरह और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी डिलीवरी चीज़ें अपने एंड पे अमेज़न खुद हैंडल कर रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि अगर कभी कोई प्रोडक्ट लेट पहुंची है कस्टमर को, तो वो भी अमेज़न खुद उसको अपने हिसाब से हैंडल करता है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है मीडियम होती है, मतलब ये तकरीबन $2 से $3,000 के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं, करने को $500 से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 10% प्रॉफिट है तो $500 का 10% $50 के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करता, तो कम से कम $2-3,000 हो तो $200-300 लोगों का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट भी मीडियम होता है और डिफिकल्टी भी मीडियम होती है, क्योंकि इसके अंदर मेन चीज़ जो है वो ब्रांड अप्रूवल है। ब्रांड आपको अप्रूवल दे देगा तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, फिर आप उस चीज़ को बार बार एक ही इन्वेंट्री को आप बार खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रॉप शिपिंग। रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब ऐसी बात है, अगर मैं वॉलमार्ट का बॉक्स भेज रहा हूँ अमेज़न वाले के घर पे, तो रिस्क तो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। इन्वेस्टमेंट लो है। इन्वेस्टमेंट लो क्यों है? क्योंकि वो जब ऑर्डर प्लेस कर रहा है ना, उसने अपने पैसे दे दिए, आपको पैसे दे दिए ऑनलाइन, वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं USA के अंदर, उसने पेमेंट कर दी। अच्छा, पैसे मेरे पास नहीं आए अभी, पैसे इस तरीके से आते हैं, अमेज़न की जो पेमेंट साइकिल होता है वो चलता है 14 डेज़ का, वो हर 14 डेज़ के ऊपर ना आपकी पेमेंट कर रहा होता है, 14 इस तरीके से उसका साइकिल चल रहा होता है। लेकिन ये होता है कि उसमें उसके पास से पैसे डिडक्ट हो गए, यहाँ से मेरे अकाउंट में शो हो जाएगा, और यहाँ से मैंने 1-2 यूनिट जो भी है वो आगे प्लेस कर दिया, तो वहाँ से फिर बाद में पैसे मेरे पास आ जाएंगे। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, एग्रेसिव होता है। इवन 70-80% के लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसके अंदर से, क्योंकि लोग ऐसी डील्स के अंदर और दूसरी चीज़ों के अंदर काम कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो है ये कब काम करता है, मतलब कामयाब कब होता है, जब सेल होती है? ड्रॉप शिपिंग उस वक्त करता है जब आपके पास ऑर्डर आएगा, क्योंकि जब आपके पास ऑर्डर आएगा तब आप आगे ऑर्डर देंगे। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर मसला ये डिफिकल्टी लेवल मीडियम लिखा हुआ है, लेकिन डिफिकल्टी इसका हाई होता है। हाई इसलिए होता है कि आपको बार बार चेक करना पड़ता है। अब लेट से आपके पास ऑर्डर आ गया, आपके पास एक ऑर्डर आया, आपने 3 सप्लायर ढूंढे हुए थे। अब जाहिर सी बात है, अगर उस सप्लायर ने 80%, 70% या 50% की अगर सेल लगाई हुई है, सिर्फ आपके लिए थोड़ी लगाई हुई है, 10 लोग और भी मार्केट में उनके लिए भी लगाई हुई होगी, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट जब आप खोल के देखें आउट ऑफ स्टॉक होगा, तो आपके ऊपर तो एक नेगेटिव चार्ज लग जाएगा ना कि आपने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। आपके पास ऑर्डर आया था लेकिन आपने कैंसिल कर दिया, तो ये डिफिकल्टी लेवल इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये होता है, सुबह से शाम तक जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, फिर वो यही कर रहे होते हैं, कुछ और नहीं कर रहे।
लेकिन प्रॉफिट बहुत होता है। उसके बाद ये होता है कि प्राइवेट लेवल के अंदर रिस्क भी बहुत हाई होता है, क्योंकि वैल्यू होता है $50-60,000 की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इवन अगर $30-40,000 की भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी अमाउंट है। उसके बाद ये कि सारी चीज़ें आपको अपने एंड पे मैनेज करनी है, कोई मसला आ गया तो वो आपके नाम पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी हाई है, प्रॉफिट जो होता है वो भी हाई है आपका। क्यों? क्योंकि 30 से 35% जाहिर सी बात है, जब एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ही आप कर रहे हैं, बीच में ना कोई मिडिल मैन है, ना कोई होलसेलर है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कोई दूसरा थर्ड पर्सन आ जाता है, तो इसके अंदर जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिफिकल्टी भी हाई होती है। जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट में बड़े बड़े जायंट्स और ब्रांड बैठे हुए हैं तो आपको सबसे कम्पीट करके ऊपर आना है, तो आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ जाता है इसके अंदर, होलसेल के अंदर और आर्बिट्राज, ये दो मॉडल्स के ऊपर। वैसे मैं स्लाइड ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अच्छा, ये इतनी देर से हम लोग जो बात कर रहे थे वो लीगल शिपिंग मॉडल थी, एक FBA का मॉडल था, FBM का मॉडल था। ये तो क्लियर होगा ना सबको? FBA का मॉडल क्या होता है? नहीं तर्जुमा नहीं, मतलब उसकी डिलीवरी पैकेजिंग अमेजोन के FBA के अंदर हमारी जितनी भी इन्वेंट्री होती है वो अमेजोन की वेयरहाउस में मौजूद वेयरहाउस पे होगी, और FBM के अंदर हमारे हम पास खुद होती है, करेंगे, यहाँ पे डिलीवरी जो होती है ना, ये अमेजोन कर रहा होता है, यहाँ पे या डिलीवरी हम हम खुद कर रहे होते हैं। FBM के अंदर। लेकिन FBA के अंदर जो डिलीवरी हो रही होती है ना, उसके अमेजोन पर जाहिर बात है अगर अपने वेयरहाउस के अंदर रख रहे हैं तो वो स्टोरेज फीस भी चार्ज कर रहा होता है। उसके बाद ये होता है कि वो अपनी जो वो जो डिलीवरी के चार्जेस होते हैं वो भी सब चार्ज कर रहा होता है। उसके बाद ये कि अगर उसको हैंडल कर रहे हैं तो हैंडलिंग फीस वगैरह सारी इन्वॉल्व होती है। FBM के अंदर ये होता है कि ये चीज़ हमारे ऊपर आ जाती है, तो इसके अंदर ये होता है कि कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। कम हो जाता है। लेकिन इसके अंदर FBA के अंदर जो हमारा काम होता है ना, वो समझे ऑलमोस्ट 60% कम हो जाता है। हमारा काम सिर्फ मैनेजमेंट होता है कि हम सिर्फ सप्लायर से डील कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे होते हैं, रीस्टॉकिंग वगैरह देख रहे होते हैं। लेकिन FBA मॉडल के अंदर ये होता है कि A to Z पे सब हम देख रहे होते हैं। अगर किसी कस्टमर ने रिटर्न भी कर दिया ना, FBA के मॉडल के अंदर अमेजोन खुद कर देख रहा होता है, क्योंकि अमेजोन के वेयर हाउस में ही वो प्रोडक्ट। लेकिन FBM के अंदर जो मसला वो आता है कि फिर हमें सब चीज़ें अपने एंड पे देखनी पड़ती है। सही है, FBM तो क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस क्या है FBM मॉडल का? ये अच्छा, एक सवाल है, अगर FBM दो सेटल बैठे हुए एक लिस्टिंग के ऊपर, सही है, आपको क्या लगता है अमेजोन किसको ज़्यादा वेटेज देगा? FBM वाला है कोई? अच्छा, FBM को क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो उस बंदे का डायरेक्ट खुद ही होगा ना, इससे अमेजोन का नहीं, सही है, लेकिन अमेजोन जो है ना इतना ज़्यादा फ़ायदा, ये वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अमेजोन का जो प्राइम फोकस होता है ना, वो होता है अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर अमेजोन की अंदर एक इन्वेंट्री मौजूद है, अमेजोन उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा क्योंकि अमेजोन ने उसको इंस्पेक्ट किया हुआ होगा, वो उसके अंडर होगी। तो अमेजोन को पता होता है कि ठीक है, अगर ये इन्वेंट्री मैंने अपने पास रखी हुई है तो इधर जो डैमेजेस के और दूसरे जो चांसेस हैं यहाँ पे काफ़ी कम होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो कोशिश ये करता है कि वो FBA वाले को ज़्यादा वेटेज दे, लेकिन FBM वाले को भी ऐसा नहीं है कि वो निगलेक्ट कर देता है, बिल्कुल उसको भी दे रहा होता है, जाहिर है वो भी सेलिंग करने के लिए बैठा है अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन ज़्यादातर जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो FBA वाले को मिल रहे होते हैं। अब वो बेनिफिट्स क्या है? पहला होता है प्राइम शिपिंग। प्राइम शिपिंग के अंदर ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है, और दूसरा होता है कि सेलर, ये प्रोग्राम का नाम नहीं लेना है, SSP का फुल फॉर्म पे एक प्रोग्राम होता है सेलर का, ये उसके थ्रू होता है। अब प्राइम शिपिंग क्या होती है? अमेजोन के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, आपने देखा होगा उसके ऊपर प्राइम लिखा हुआ होता है, या आपने सुना होगा अमेजोन के ऊपर प्राइम का चेक लगा हुआ होता है। प्राइम का मतलब ये होता है कि ये जो डिलीवरी है ना, ये 1 से 2 दिन के अंदर कर देगा, जल्दी कर देगा, इंस्टेंट डिलीवरी कर देगा। तो होता क्या है कि अमेजोन ना उसका चेक दे देता है आपको। फ़ायदा ये होता है कि जब बायर आपके पास आता है ना, बायर इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाता है कि डिलीवरी कितने दिन की रखी हुई है, हैंडलिंग कितने दिन की रखी हुई है, वो सिर्फ ये देखता है कि ठीक है प्राइम का चेक लगा हुआ है, तो इसका मतलब उस पर अमेजोन का ज़्यादा ट्रस्ट है, वो वहीं से ऑर्डर कर देता है। अच्छा, FBM के अंदर भी वो करता है, सेलर फुलफिल प्रोग्राम होता है मेरे ख्याल में, SSP उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो FBM के अंदर क्या होता है? FBM के अंदर हमें
एक प्रोग्राम होता है, उसके अंदर इनरोल कराना पड़ता है, उसकी भी कंडीशन होती है। लेकिन अगर हमने FBA इन्वेंट्री करी थी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो प्राइम के अंदर शो होगी। सही है। सेकेंड चीज़ क्या, बाय बॉक्स एडवांटेजेस। आगे जाके हम देखेंगे बाय बॉक्स का पूरा टॉपिक है अलग से कि बाय बॉक्स क्या होता है। तो बाय बॉक्स बेसिकली ये होता है कि साइड पे जो ऑप्शन आ रहा होता है ना, जो भी दिखाया था अमेजोन पे, ये देखिए अब ये प्रोडक्ट आ गई, ये प्रोडक्ट है ग्लास सेंसर, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे 2 सेलर और बेच रहे हैं और यहाँ पे 1 सेलर बेच रहा है। अब जाहिर सी बात है जो भी कस्टमर आएगा वो कभी भी इतनी डिटेल के अंदर नहीं जाता कि वो यहाँ जाए, यहाँ जाने के बाद इसको खोले और खोलने के बाद इनकी प्राइसिंग को चेक करें। वो यहीं से ऐड टू कार्ट करके या बाय नाउ करके बाहर आ जाता है। अपनी जो प्रोडक्ट होती है वो यहीं से खरीद लेता है। इसको कहते हैं बाय बॉक्स। तो ये बाय बॉक्स जिसको ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा सेलिंग भी उसी की होती है। तो इस केस के अंदर बाय बॉक्स इसके पास है तो इसके पास होगी। लेकिन अगर हमने FBA अपनी प्रोडक्ट को किया हुआ होता है, हमारा जो शिपिंग मॉडल होता है वो FBA होता है, तो अमेजोन हमें बाय बॉक्स में भी एडवांटेज देता है। बाय बॉक्स एडवांटेज का मतलब ये कि ज़्यादातर अमेजोन फिर हमें प्रेफर करेगा कि उसके जो पीक टाइम होता है ना, जिस पर सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही होती है, वो बाय बॉक्स FBA सेलर्स को दे, ताकि ऐसा ना हो कि FBA सेलर्स के पास जाए फिर कोई फ्रॉड हो या कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो। इस वजह से वो इस टाइम पे यहाँ पे करता है। अच्छा दूसरी चीज़ एक और दिखा देता हूँ। वो जो पीछे हम लोगों ने देखा था प्राइम वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको प्राइम, यहाँ पे नज़र आ रहा है प्राइम। ये वही है जिसके अंदर अब या तो हो सकता है कि उसने इनरोल कराया वो नहीं, ये देखा शिप फ्रॉम अमेजोन उसको शिप कर रहा है और सोल्ड बाय SGN, यानी कि ब्रांड अलग है और ये अमेजोन शिप कर रहा है। शिप का मतलब क्या है, FBA मॉडल है, तो अमेजोन ने इसको प्राइम का चेक दिया हुआ है। तो ये भी एक चीज़ ऊपर जब होगी। उसके बाद क्या होता है कस्टमर सर्च रैंक एडवांटेजेस। उसमें ये होता है कि कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट को सर्च कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली अमेजोन जो होता है ना हमें प्रेफर कर देता है कि ठीक है अगर FBA है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा वो विजिबिलिटी देगा। कस्टमर सर्विस के लिए अमेजोन रिस्पॉन्सिबल होता है FBA के लिए, क्योंकि अगर रिटर्न आ गया, कोई भी मसला आ गया तो वो अमेजोन की वेयर हाउस से गया है तो अमेजोन का रिप्रेजेंटेटिव उसको डील करेगा। लेकिन अगर FBM के अंदर मसला आता है तो उसके अंदर ये होता है कि सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है उस प्रोडक्ट का। सर अगर इसमें डैमेज हो जाए था कस्टमर की तरफ से प्रोडक्ट, तो वो सारी डिटेल जो है अमेजोन खुद देखेगा फिर? देखिए इसके अंदर ये होता है FBA के अंदर या FBM के अंदर? FBA के अंदर सब कुछ देखता है, लेकिन अब एक चीज़ ये होती है कि अगर कस्टमर के पास डैमेज हुआ है प्रोडक्ट और आपने फिर आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर तो होता ही है कि फिर वो प्रोडक्ट बेच के बोलेगा कि आपने मुझे डैमेज प्रोडक्ट बेच दी। लेकिन अगर ये भी कुछ केसेस में हो सकता है कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंची, कस्टमर ने डैमेज कर दी, फिर उसने वापस उसको पैक किया और बोला मुझे अच्छी नहीं लगी, वापस ले जाओ। तो उस केस में ये होता है कि आप अमेजोन के साथ केस खोलते हैं और आप अमेजोन को बोलते हैं कि इन्वेंट्री इंस्पेक्ट आपने पहले की थी, मेरी गलती नहीं है, कस्टमर ने डैमेज की। तो उस केस के अंदर आपको अमेजोन पूरा रिफंड कर देता है उस प्रोडक्ट। अच्छा उसके बाद आते हैं हम लोग कॉस्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है तो उसके अंदर FBA फीस आ गई, स्टोरेज फीस आ गई, रेफरल फीस आ गई और ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे ऊपर कॉस्ट लगती है। लेकिन FBM के अंदर हमारे पास जो फीस होती है वो कम हो जाती है, सिर्फ रेफरल फीस लगती है। रेफरल फीस कब लगती है? जब हमारे पास ऑर्डर आता है, तो अमेजोन के रेफरेंस से ऑर्डर आ रहा है तो अमेजोन एक रेफरल फीस चार्ज करते हैं। अच्छा FBM जो होता है ना वो उस वक्त रिकमेंडेड होता है खाली जब आपकी जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ओवर साइज होती है,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे फर्नीचर है, चेयर है, टेबल है, ये इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी चीज़ है, उसको एक तो ट्रैवल करने पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगेगा, उस पर हैंडलिंग पे लगेगा, उसके बाद डिलीवरी पे लगेगा, तो उस पर फीस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस केस के अंदर हम लोग जो अपनी FBM कर देते हैं, क्योंकि हम लोग खुद हैंडल करते हैं तो थोड़ा सा हमें सस्ता पड़ जाता है, अमेजोन करता है तो बहुत ज़्यादा हमें पैसे देने पड़ते हैं। उस केस के अंदर करते हैं, वरना अगर छोटी या मीडियम साइज प्रोडक्ट हो, अच्छा हमारा जो क्राइटेरिया होगा ना, हमारा फोकस ही मीडियम और स्मॉल प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा। बहुत ओवर साइज प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग काम ही नहीं करते, उसकी वजह ये कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही है, हम पाकिस्तान में बैठे हैं। वो आगे जाके लोग करते हैं, जो जब लोगों के लिंक्स बन जाते हैं तो लोग जाके USA में लोग टीम्स होती हैं, वहाँ पे जाके काम कर लेते हैं, लेकिन इनिशियली हम लोग छोटे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। जितने बड़ी प्रोडक्ट्स जी स्टोरेज फीस जो होती है वो तो आई गेस ईयरली नहीं, स्टोरेज फीस पर मंथ होती है, और FBA फीस जो होती है FBA फीस रेफरल फी, ये ऑर्डर के उस पर आती है, यानी कि जैसे ऑर्डर आएगा उस वक्त चार्ज होगी। स्टोरेज फीस जो होती है वो पर मंथ लगी होती है, अगर आपकी इन्वेंट्री सेल हो ना हो फीस लगेगी आपके ऊपर। और जी प्रोडक्ट के हिसाब से लगेगी, क्योंकि अगर ऐसी बात है, अगर प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट की साइज़ के हिसाब से लगती है। अगर प्रोडक्ट ही बहुत छोटी है, अब $9 की आपने बोला प्रोडक्ट है, उस पर वो लगा दे $4 की रेफरेंस फीस लगा दे, वो स्टोरेज फीस लगा दे, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। तो मिनिमम लगा लो तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा लो, स्टोरेज फीस तो उसकी कम होगी। लेकिन हॉलीडे सीजन्स के अंदर किसी वो पे करनी होती है, उसके अंदर ये होता है कि जो हमारा अकाउंट होता है ना, मतलब उससे डिडक्ट करता रहता है। वो जो 14 डेज़ का टाइम देता है ना पेमेंट करने के लिए, हमें वो इसीलिए देता है कि वो उसके अंदर सारी एडजस्टमेंट्स करके पेमेंट करता है। सही है। अच्छा, FBA के अंदर हमारे पास अपनी इन्वेंट्री का कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री जो होती है पूरी अमेजोन के पास होती है, तो पूरा कंट्रोल जो होता है अमेजोन के पास होता है। और FBM के अंदर जो पूरा कंट्रोल होता है वो सेलर के पास होता है। अब इसका एडवांटेज भी होता है। एडवांटेज कब होता है, लेट्स से कि अगर कोई बड़ी LED बेच रहा है, बहुत बड़ी LED है, $500 की, $1000 की, बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट को मैंने अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया, उसको भी हैंडल तो लोग ही कर रहे हैं ना, तो चांस ये होता है कि वो तो उस तरीके से हैंडल करेंगे, उनके लिए तो प्रोडक्ट है, वो तो उठा के फेंकेंगे, कुछ भी करेंगे, डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो चांस होता है ना, मेरे पास ये होता है कि अगर मैं उसको अपने पास रखूँगा तो मेरे पास सिक्योरिटी का जो उसका मसला होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाता है। उसके बाद कस्टमर एक्सपीरियंस में FBA पे बिल्कुल लेस कंट्रोल होता है हमारा। लेस कंट्रोल किस तरीके से होता है कि वहाँ पे आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रही होती कस्टमर से। FBA के अंदर वहाँ पे ना आप कस्टमर का आपके पास एड्रेस होता है ना डिटेल्स होती है, क्योंकि FBA में कस्टमर की वो आपका एड्रेस ऑब्वियसली देगा, क्योंकि अगर एड्रेस नहीं देगा तो आप डिलीवर कहाँ पे करेंगे। लेकिन अब उसमें ये होता है कि कभी हमारी प्रोडक्ट जो होती है वो डिफेक्टेड निकल आती है, तो FBM के अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि जाके उसको बोलते हैं कि अपना नेगेटिव रिव्यू वापस ले लो, हमसे सही वाली प्रोडक्ट भी ले लो, पैसे भी ले लो। उसमें ये होता है कि वो रिव्यू हटा देता है। लेकिन FBA के अंदर ये वाली चीज़ खत्म हो जाती है। FBA के अंदर वो जेन्युइन रिव्यू देता है आपको, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो अच्छी है, अगर ख़राब है तो ख़राब है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनबाउंड पैकेजिंग एंड लेबल रिक्वायरमेंट। अब FBA के अंदर जो रिक्वायरमेंट है लेबल वाली, जो अभी बात करी थी हम लोग, जो शिपिंग लेबल्स वगैरह को डिस्कस कर रहे थे शिपिंग प्लान के अंदर, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको लेबल लगाना है। अच्छा, लेबल लगाने का भी तरीका होता है कि एक प्रोडक्ट है तो उस पर इस तरीके से लेबल लगाना है कि ये नंबर विजिबल हो और इस तरीके से लगानी है। लेकिन FBM के ऊपर क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री खुद मौजूद है, तो हमारे पास लेबल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाने को कोई मसला नहीं। तो ये दोनों चीज़ इसके अंदर। अच्छा, अभी तक जितनी भी चीज़ें कवर करी सब क्लियर है। FBA FBM और सारी सर, अगर FBM में डिफेक्ट हो जाता है, कस्टमर कर देता है डिफेक्ट के तोड़ देता है या कुछ भी कर देता है, तो FBM उसमें के अंदर अगर कस्टमर डिफेक्ट कर देता है ना, तो फिर वो हमारे ऊपर ही आता है, हमारे पर ही आएगा, तो हम फिर कंप्लेन नहीं कर सकते। नहीं, फिर इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास होती है। उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती, अमेजोन भी रिफंड कर देता है।
लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं अमेजोन के पास डायरेक्टली फर्स्ट राउंड में जाऊँ कि मुझे मेरे $500 $1000 दे दो, अमेजोन वेरिफिकेशन करता है, पूरा प्रोसेस लेता है, उसके अंदर टाइम लेता है। तो उसके अंदर ये होता है कि उस टाइम के लिए तो आपका लॉस हो गया ना, क्योंकि अगर वो इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाती, आपके पास पैसे आ जाते, तो आप उसको दोबारा रीस्टॉकिंग कर सकते थे। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो होती है आपकी वहाँ पर फंस जाती है। फंस जाते थे, सही। कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अमेजोन के पास होता है। देख अमेजोन पे बाय करेगा FBM के अंदर या FBA के अंदर? FBM के अंदर वो नहीं। देखिए अमेजोन जो है ना वो प्लेटफॉर्म है, तो भले वो FBO या FBM हो, खरीदेगा वो अमेजोन पे ही आके, लेकिन अमेजोन जो है ना वो ऑर्डर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। फिर ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से डिलीवर करना। सर ये आपको पहले सेलेक्ट करना होता है कि आप FBA करें या FBA? जब हम लोग मीटू कर रहे होते हैं ना लिस्टिंग लोग, यानी कि जब भी वो जो पीटी बैग मैंने बोला था, जब उसको हम लोग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जाके ऑप्शन देता है, लिस्टिंग में ही आपको ये ऑप्शन वहीं पे आता है, उसमें आता है ऑप्शन कि FBA करना है FBM करना है। वो होता ही है कि पहली बात तो ये PPC इसका काफ़ी कोर्स में नहीं, लेकिन मैं बताया था PPC के अंदर होता ये है कि वो ना आपके ऊपर बिल लगा रहा होता है मंथली बेसिस पे, और आपने एक कार्ड लगाया हुआ होता है, अपना अटैच किया हुआ होता है, तो आपका जो डेबिट कार्ड होता है ना उसमें से जो आपका मंथली बिल होता है उसमें से डिडक्ट कर रहा होता है आपके अकाउंट से जा रहे होते हैं, जिनका होता है जो PPC चला रहा होता है। हाँ, और कोई सवाल है कुछ चीज़? प्रीवियस बैच वो तो